दोस्तों, जैसा कि बात करते हैं आज के विषय में जो हमारी चर्चाएं होने वाली हैं वो होने वाली है जीन पियाजे के सिद्धांत के बारे में। देखिए, आप लोगों ने कई बार पढ़ा होगा जीन पियाजे के सिद्धांत को, लेकिन हाँ, इस बात की मैं गारंटी देता हूं कि यदि आप लोग इस बार पढ़ते हैं तो इसके बाद आप लोगों को दोबारा कभी नहीं पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इतना शानदार तरीके से मैं आप सभी लोगों को समझाने वाला हूं कि दोबारा एक तरह से पढ़ने की आवश्यकता पड़ेगी ही नहीं। क्लास को आगे बढ़ाने से पहले मैं एक और बात कहना चाहूंगा। यदि आप में से कोई भी छात्र नया है तो वो क्या करेगा साथियों, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेगा और साथ ही साथ क्या करेगा, दूसरों को भी शेयर कर देगा। सबसे पहली बात करते हैं, जीन पियाजे महोदय एक कहां के थे साथियों, तो याद रखिएगा इस स्विट्जरलैंड के निवासी थे। तो याद रखेंगे आप सभी लोग कि जीन पियाजे महोदय कहां के निवासी थे। कई बार हमारे एग्जामिनेशन में सीधा और सीधा प्रश्न बन जाता है साथियों कि आखिर जीन पियाजे से महोदय वे कहां के थे साथियों, तो याद रखिएगा स्विट्जरलैंड के थे। इन्होंने कौन से सिद्धांत को एक तरह से प्रतिपादित किया है साथियों, तो इन्होंने कौन से सिद्धांत को प्रतिपादित किया है, तो आप सभी लोग याद रखिएगा कि इन्होंने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को प्रतिपादित किया है। अच्छा, संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की बात करते हैं साथियों, तो इसे हम मानसिक विकास का सिद्धांत भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, तो इसे मानसिक विकास का सिद्धांत भी कह सकते हैं। तो कई बार हमारे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन के तौर पर ये बन जाता है कि महोदय ये बता दीजिए कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया, या एक प्रश्न बन जाता है कि महोदय ये बता दीजिए आखिर मानसिक विकास के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया। प्रश्न कैसे भी पूछा जाए, चाहे संज्ञानात्मक रूप में पूछा जाए, चाहे वो मानसिक विकास के तौर पर पूछा जाए, आपको बताना है जीन पियाजे महोदय के बारे में ही बताना है साथियों, ठीक है। वैसे तो अगर आप देखते हैं तो संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को वाइगोस्की महोदय ने भी दिया है, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो मानसिक जैसे कि बात करते हैं मानसिक विकास के संदर्भ में पूछा जाता है तो आपको बताना है जीन पियाजे जी के बारे में ही बताना। वैसे तो इतना साधारण प्रश्न नहीं पूछता है साथियों, क्योंकि ये क्या हो जाता है, ऐसे प्रश्न कई बार कंफ्यूजन में हो जाते हैं। चलिए, जैसा कि बात करते हैं, इन्होंने एक तरह से अपने सिद्धांत को समझाने के लिए क्या किया था साथियों, कि अपने बच्चे को ही खोज का विषय बनाया था साथियों। अच्छा, अपने सिद्धांत में इन्होंने कहा क्या, अपने सिद्धांत में इन्होंने कहा कि देखो बालकों में बुद्धि का विकास किस प्रकार से होता है साथियों। तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि बच्चों की बात करते हैं कैसे उनके दिमाग अर्थात उनका मानसिक विकास होता है। देखिए, इसीलिए संज्ञान शब्द को जोड़ा गया है। संज्ञान का मतलब हो जाता है साथियों जानकारी की बात करते हैं तो संज्ञान का मतलब हो जाता है जानकारी। जब बच्चों में जानकारी होंगी साथियों तो इससे क्या माना जाएगा कि उनका कहीं ना कहीं एक तरह से बुद्धि का ही विकास हो रहा है साथियों, ठीक है। तो याद रखिएगा, तो कई बार हमारे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन ए पूछा जाता है, आप सभी लोग याद रखिएगा कि आखिर किसने बताया है कि बच्चों में बुद्धि का विकास किस प्रकार से होता है, तो आप सभी लोग याद रखिएगा जीन पियाजे महोदय के बारे में। अच्छा, मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है कि जीन पियाजे महोदय की बात करते हैं तो इन्होंने बालकों में बुद्धि का विकास किस प्रकार से होता है यह जानने के लिए स्वयं के बच्चों को ही अपनी खोज का विषय बनाया था, जो कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था और यहाँ पर फिर से बता दे रहा हूं। नेक्स्ट बात करते हैं, जैसा कि बात करते हैं जैसे जैसे बड़े होते गए बच्चे, उनकी मानसिक संबंधी क्रियाओं को इन्होंने बड़ी बारीकी से अध्ययन किया। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे उनके बच्चे बड़े होते गए साथियों कि वे किस तरह से मतलब एक तरह से कौन काम किस तरह से कर रहे हैं, किस उम्र में कौन कौन से काम कर रहे हैं, इन सब चीजों को बड़ी बाखूबी से इन्होंने अध्ययन किया साथियों। और इसके बाद अगर आप देखते हैं तो जिन विचारों को इन्होंने प्रतिपादित किया साथियों उसी को क्या कहा गया, मानसिक या संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत कहा गया। तो उसी को मानसिक विकास का सिद्धांत कहा गया या संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत कहा गया साथियों, इस बात को याद रखिएगा। जैसा कि बात करते हैं, सबसे पहले हमने ये जाना कि जीन पियाजे महोदय कहाँ के निवासी थे, तो हमने जाना कि ये स्विट्जरलैंड के निवासी थे। दूसरी बात हमने जाना था साथियों कि जीन पियाजे महोदय की बात करते हैं, इन्होंने कौन से सिद्धांत को प्रतिपादित किया है, तो संज्ञानात्मक या मानसिक विकास के सिद्धांत को प्रतिपादित किया है साथियों। उसके बाद हमने जाना कि इन्होंने एक तरह से बच्चों में बुद्धि का विकास किस प्रकार से होता है यह समझाने के लिए इन्होंने किसे अपना खोज का विषय बनाया था साथियों, तो इन्होंने अपने पुत्र को ही या अपने बच्चों को ही एक तरह से खोज का विषय बनाया था साथियों, इस बात को याद रखेगा।
चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और आइए समझने का प्रयास करते हैं संज्ञानात्मक विकास का क्या मतलब होता है। आइए हम ये समझ लेते हैं कि आखिर संज्ञानात्मक विकास का मतलब क्या होता है। पहले ही मैंने आप लोगों को बता दिया है, संज्ञान का मतलब हो जाता है जानकारी की बात करते हैं। तो कहने का मतलब ये है साथियों कि संज्ञानात्मक विकास का मतलब ये हो जाता है आखिर बच्चे सोचते कहते हैं और चीजों को कैसे पता लगाते हैं साथियों, और उनका अन्वेषण कैसे करते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि जब बच्चे छोटे होते हैं तो उन्हें कुछ भी नहीं पता होता है, लेकिन क्या होता है जब वे एक तरह से एनवायरमेंट के टच में आते हैं तो वे बहुत सारी चीजों के बारे में जानने का प्रयास करते हैं, जैसे पेड़ पौधे पशु पक्षी, और उसमें भी पेड़ पौधों में भी अलग अलग पेड़ पौधे होते हैं, पशु पक्षियों में भी अगर आप देखते हैं तो अलग अलग होते हैं साथियों। तो उनके बारे में वे क्या सोचते हैं और कैसे एक तरह से उनके बारे में पता लगाते हैं साथियों, ठीक है, इसका मतलब ये हो जाता है। तो याद रखिएगा संज्ञानात्मक विकास का मतलब ये हो जाता है कि आखिर बच्चे सोचते कैसे हैं, मतलब किसी चीज के बारे में कैसे सोचते हैं, उसके बारे में कैसे पता लगाते हैं, और उसके बारे में कह सकते हैं एक तरह से खोज करते हैं, या कह सकते हैं उसके बारे में कैसे खोज करते हैं साथियों। तो अगर आपसे कोई पूछे कि महोदय ये बता दीजिए संज्ञानात्मक विकास का मतलब क्या होता है, तो आप सभी लोग बताएंगे संज्ञानात्मक विकास का मतलब ये होता है कि आखिर बच्चे सोचते कहते हैं, चीजों का पता कैसे लगाते हैं, या कह सकते हैं उनका अन्वेषण अर्थात खोज कैसे करते हैं साथियों। देखिए अगर आप देखेंगे जब बच्चे ऐसे कार्य करेंगे, जैसे समझिएगा, जैसे अगर बच्चे किसी चीज के बारे में पता लगा रहे हैं, जैसे मान लेते हैं कि उन्होंने कुत्ते को देखा तो कुत्ते के बारे में वे सोच रहे हैं और कुत्ते के बारे में जानकारी हासिल कर रहे हैं, या मान लेते हैं कि पेड़ पौधे उन्होंने लगाते देखा तो लगाते हुए किसी को देखा तो उसके बारे में सोच रहे हैं, कैसे लगाते हैं उसके बारे में जान रहे हैं साथियों। तो ये क्या है, उनका संज्ञानात्मक विकास है। अच्छा ऐसे में इससे क्या होगा, लाभ क्या मिलेगा बच्चों को, तो अगर आप देखते हैं तो इसका लाभ ये होगा उनके ज्ञान में वृद्धि होगी, यानी कि कह सकते हैं उनके नॉलेज में वृद्धि होगी साथियों। आप खुद ही सोचिए कि जितनी चीजों के बारे में वे जानने का प्रयास करेंगे। अब ऐसे समझ लीजिए, मान लेते हैं राहुल नाम का एक लड़का है, समझिएगा राहुल नाम का एक लड़का है। अब क्या है कि एक तरह से अगर आप देखते हैं तो पहले उसे कुछ भी नहीं पता था, तो आगे चलकर उसने एक तरह से बिल्ली के बारे में जाना साथियों, बिल्ली के बारे में जाना, कुत्ते के बारे में जाना, और उसके बाद अगर आप देखते हैं तो वो साइकिल चलाना सीखा। क्या करना सीखा साथियों, साइकिल चलाना सीखा। अब साइकिल की बात करते हैं साथियों, तो साइकिल के मान लेते हैं चैन उतर जाता है साइकिल चलाते समय, तो चैन को चढ़ाना उसने सीखा। क्या किया, चैन को चढ़ाना सीखा है उसने साथियों। तो ऐसे में अगर आप देखते हैं तो राहुल नाम का जो बच्चा है वो तमाम चीजें सीखता है साथियों। तो इससे क्या होता है, उसके ज्ञान में वृद्धि होती है। जैसे वो कुत्ता बिल्ली के बारे में जानने का प्रयास किया तो इससे क्या हुआ, उसकी नॉलेज बढ़ी। अगर उसी तरह से शेर भालू अन्य जानवरों के बारे में जानेगा तो उससे उसकी और जानकारी बढ़ेगी। अगर मान लेते हैं वो पेड़ पौधों के बारे में जानने का प्रयास करेगा तो उसकी जानकारी और बढ़ेगी साथियों। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि संज्ञानात्मक विकास से क्या होता है कि बच्चों में एक तरह से ज्ञान की वृद्धि होती है। कौशल की बात करते हैं, अर्थात कह सकते हैं बच्चे के अंदर स्किल डेवलपमेंट होता है साथियों, अर्थात कौशल का विकास होता है। सोचिए जैसे कि बात करते हैं साइकिल चलाते समय बच्चे का चैन उतर गया, साइकिल का चैन उतर गया तो वो चढ़ाना सीख गया। तो चढ़ाना सीखना एक तरह के कह सकते हैं स्किल है साथियों, एक तरह के कह सकते हैं कहीं ना कहीं कौशल है साथियों। अब दूसरी बात करते हैं समस्या समाधान की बात करते हैं, तो समस्या समाधान अर्थात प्रॉब्लम सॉल्विंग का भी विकास होगा। जैसे कि बात करते हैं साइकिल चलाते समय मान लेते हैं कि वो कहीं गिर गया या एक तरह से उसके सामने कोई चीजें आ गई जिससे लड़ गया, तो उसे कैसे किसी चीज को हैंडल करना है। मान लेते हैं किसी के साथ लड़ाई हो गई तो उसको कैसे एक तरह से कैसे सॉल्व करना है, या तमाम तरह की चीजें कह सकते हैं बच्चों में एक तरह से डेवलप हो जाती हैं साथियों। अर्थात ये कह सकते हैं कि बच्चों में प्रॉब्लम सॉल्विंग आ जाती है साथियों। इससे अगर आप देखते हैं तो उनका स्वभाव का विकास होता है। तो ऐसे में अगर आप देखते हैं तो हमने जाना जीन पियाजे महोदय के बारे में कि जीन पियाजे महोदय कहते हैं कि देखिए हमें ये जानना है कि आखिर बच्चों में किस प्रकार से उनकी बुद्धि का विकास होता है और कब और किस उम्र में कितने हद तक उनकी बुद्धि का विकास हो जाता है साथियों। ठीक है, जिसको लेकर इन्होंने अगर आप देखते हैं तो इन्होंने संज्ञानात्मक विकास या मानसिक विकास के सिद्धांत को प्रतिपादित किया, या कह सकते हैं उसी को क्या कहा गया साथियों, संज्ञानात्मक या
मानसिक विकास का सिद्धांत कहा गया। और संज्ञानात्मक विकास का मतलब क्या हो जाता है, मैंने आप सभी लोगों को बताया कि आखिर बच्चे सोचते कहते हैं, चीजों का पता कैसे लगाते हैं और उनका अन्वेषण अर्थात खोज कैसे करते हैं। अच्छा, अगर बच्चों में ये सारे गुण आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं क्या होगा, उनके ज्ञान में वृद्धि होगी, उनके कौशल में वृद्धि होगी, वे ये जानने लगेंगे किस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है। और साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो उनके अंदर अच्छे स्वभाव का भी कहीं ना कहीं एक तरह से विकास होगा साथियों। ठीक है, तो मुझे लगता है कि यहां तक मेरी बात को आप लोग समझ गए होंगे। देखिए मेन यही है, अगर आप लोगों ने संज्ञानात्मक का मतलब समझ लिया तो निश्चित तौर पर आपको ज्यादा कुछ समझने में, जो आगे चीजें हैं ज्यादा समझने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी आप लोगों को। अब बताइए क्या आप लोगों को मेरी बातें समझ में आई कि नहीं? अगर मेरी बातें आप लोगों को क्लियर है तो एक बार कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं साथियों और इसके नेक्स्ट पॉइंट को आइए समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हमने जाना किसके बारे में, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। देखिए मैं थोड़ा सा समय लूंगा। अब मैंने सोचा है कि जो भी विषय या जो भी सिद्धांत मैं पढ़ाऊं थोड़ा सा समय लेकर, और उसके जब क्वेश्चन भी कराऊं तो थोड़ा सा उसमें भी समय लेकर, जल्दबाजी नहीं करना है। अगर जल्दबाजी नहीं किया तो इस बात की देखो गारंटी देता हूं कि निश्चित तौर पर आपके एग्जामिनेशन में कभी प्रश्न गलत नहीं होंगे और हर एक चीजें बिल्कुल आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाएंगी। सबसे पहले हमने जाना कि जीन पियाजे महोदय कहाँ के निवासी थे। तो हमने जाना साथियों कहाँ के निवासी थे, स्विट्जरलैंड की बात करते हैं। इन्होंने कौन से सिद्धांत को प्रतिपादित किया, तो इन्होंने मानसिक या संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को प्रतिपादित किया है या किया था साथियों। इन्होंने एक तरह से अगर आप देखते हैं तो संज्ञानात्मक विकास को समझाने के लिए या मानसिक विकास के सिद्धांत को समझाने के लिए इस पर इन्होंने एक तरह से अध्ययन या प्रयोग किया था या खोज का विषय बनाया था। तो इन्होंने क्या किया था, अपने बच्चों को ही खोज का विषय बनाया था साथियों, इस बात को याद रखिएगा। उसके बाद संज्ञानात्मक विकास का मतलब क्या होता है और संज्ञानात्मक विकास से बच्चों को क्या लाभ होता है या इससे क्या बेनिफिट मिलता है साथियों, ये सारी चीजें हमने बहुत अच्छे तरीके से जान लिया। जैसे आप देख सकते हैं कि ये बच्चा यहाँ पर पता लगा रहा है चीजों को, ये देख सकते हैं यहाँ पर एक तरह से अगर आप देखते हैं तो बच्चे पेड़ लगाते हुए देख रहे हैं, यहाँ पर देख सकते हैं तो बच्चा कुछ कर रहा है साथियों। तो इससे क्या हो रहा है कि उसका संज्ञानात्मक विकास ही हो रहा है, अर्थात कह सकते हैं उसका मानसिक विकास ही हो रहा है, क्योंकि जितनी चीजों को वो जानता जाएगा उतना एक तरह से कह सकते हैं उसका मानसिक विकास होता जाएगा साथियों। क्योंकि जितनी जानकारी बढ़ेगी वही जानकारी जितनी बढ़ती जाएगी उतना ही उसका मानसिक विकास होता जाएगा, यानी कि कह सकते हैं वही जानकारी ही उसके मानसिक विकास के अंतर्गत आ जाएगी साथियों। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। आप खुद ही जानते हैं एक छोटा सा बच्चा है, इतनी उम्र में वो क्या ही समझेगा। एक बार सोचिए अगर कोई बच्चा इस उम्र में है तो इस उम्र में वो कितनी चीजों को सीख लेगा। अच्छा, जीन पियाजे महोदय यही बात कहते भी हैं कि हर बच्चों की मानसिक विकास की बात करते हैं तो उनकी एक स्टेज होती है। इन्होंने 4 स्टेज बताई है और चारों स्टेजों में इन्होंने कहा कि देखिए इसमें इस स्टेज में बच्चों का जो मानसिक विकास होगा वो केवल इतने ही लेवल तक हो पाएगा। उसके बाद अगर आप देखते हैं तो नेक्स्ट स्टेज में देखा जाए तो बच्चों का जो मानसिक विकास होगा केवल इतने लेवल तक हो पाएगा। ठीक है, तो इन्होंने एक तरह से हमें ये समझाने का प्रयास किया, देखिए हर एक उम्र में मतलब हर एक स्टेज में अगर आप देखते हैं तो बस एक निश्चित तौर मतलब एक निश्चित कह सकते हैं सीमित मतलब एक तरह से एक कह सकते हैं सीमित विकास ही होता है साथियों। ठीक है, इन्होंने हमें ये समझाने का प्रयास किया है। आगे आप समझेंगे कई बार हमारे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है, ये सबसे लास्ट पॉइंट हम समझेंगे, इसके निष्कर्ष पर थोड़ा से आप सब रुके रहिए। जब लास्ट तक आप पहुंचेंगे तो आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी कि और भी कुछ मैं क्या कहना चाह रहा हूं, क्योंकि मैं सोच रहा हूं कि यहाँ पर ज्यादा समय ना लूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीन पियाजे महोदय कहते हैं कि देखिए जो बच्चे होते हैं वे सक्रिय रूप से पर्यावरण से जानकारी हासिल करते हैं। बिल्कुल सही बात है, बच्चों की बात करते हैं तो बच्चे क्या करते हैं, खुद एक्टिव होकर एनवायरनमेंट से क्या करते हैं, जानकारी हासिल करते हैं। पेड़ पौधे, पशु पक्षी, कुत्ता बिल्ली, घर परिवार, रिश्तेदारों सबके बारे में खुद एक्टिव होकर वे जानने का प्रयास करते हैं। उन्हें किसी की देखिए इन्होंने ये भी कहा है कि बच्चों को एक तरह से किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं है,
बच्चा जहां जाएगा, जो चीजें देखेगा, अपने हिसाब से खुद वो एक तरह से सोचेगा, समझेगा और पूछेगा, जानेगा, जानने का प्रयास करेगा, खुद वो सीखेगा अपने आप से। ठीक है, जैसे वाइगोत्स्की महोदय क्या कहते हैं कि देखिए बच्चा जो कुछ भी सीखेगा वो ऐसे नहीं सीखेगा, अपने मतलब खुद से नहीं सीख पाएगा, उसे सीखने के लिए किसी न किसी की सहायता लेनी पड़ेगी। यानी अगर कुछ भी वो सीखना चाहता है तो किसी न किसी की सहायता लेकर ही वो सीख पाएगा साथियों। लेकिन जीन पियाजे महोदय कहते हैं कि देखो भैया, ये सब फालतू की बातें हैं कि बच्चा खुद सक्रिय होकर सीखता है। ठीक है, जैसे वो पर्यावरण में एंटर करता है वैसे वो अपने हिसाब से सोचता है, अपने हिसाब से जानकारी कलेक्ट करता है और अपने हिसाब से क्या करता है, अपनी मानसिक संरचनाओं में क्या करता है साथियों, बदलाव करता है। जैसे कि बात करते हैं बच्चों को सोचने का तरीका, जैसे जैसे वे बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे बदलते जाते हैं। आप खुद ही सोचिए, जिस उम्र में आप हम हैं इस समय, अब हमारे सोचने का तरीका बदल गया है। एक बार आप सोचिए कि जब हम बचपन अवस्था में थे तब हमारे सोचने के क्या तरीके थे साथियों, तब हम कैसे सोचते थे। याद करिए कि छोटी छोटी चीजों को भी लेकर हम रोने लगते थे। कभी हमारा कोई खिलौना, कोई हमारा टॉफी, कोई हमारी चीजें या कोई हमारी वस्तु ले लेता था, किसी प्रिय वस्तु को, तो उसको लेकर हम बहुत ज्यादा परेशान हो जाते थे। लेकिन सोचिए एक बार, आज इस उम्र में हमारी कोई भी प्रिय वस्तु भी अगर कोई ले लेता है तो हम ज्यादा परेशान नहीं होते हैं कि भाई तुमने ऐसा क्यों किया, बस बोलते हैं कोई बात नहीं भाई, ले लिया, बाद में वापस कर देना। ठीक है, तो अब क्या है, हमारी समझ बढ़ चुकी है। उसी तरह से बच्चों की बात करते हैं, जब बच्चे छोटे होते हैं तब उतना नहीं समझते हैं, लेकिन जैसे जैसे वे बड़े होते जाते हैं उनकी सोचने का तरीका जो होता है साथियों, बदलता जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, एक कहते हैं कि देखिए जो बच्चे होते हैं ना, एक छोटे वैज्ञानिक की तरह होते हैं। कैसे होते हैं, छोटे वैज्ञानिक की तरह होते हैं। जैसे बड़े वैज्ञानिक क्या करते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ खोजते रहते हैं और खोज करके क्या होता है, कुछ नया इवेंट करते रहते हैं। वैसे बच्चों की बात करते हैं तो बच्चे भी बड़े वैज्ञानिक की तरह छोटे वैज्ञानिक होते हैं। ये भी हमेशा कुछ ना कुछ खोज करते रहते हैं। ठीक है, जैसे मान लेते हैं इन्हें कभी पता चला, कुत्ते के बारे में पता चला, तो फिर वे और भी जानने का प्रयास करते हैं, उसके अंदर की बातों को जानने का प्रयास करते हैं। कभी बिल्ली के बारे में पता चला या शेर, भालू, या आप याद करिए बचपन में बहुत सारी कहानियां हमें बताई जाती थी या हम सुनते थे, तो उसके अंदर हम बहुत सारी चीजों को खोजने का प्रयास करते थे साथियों। ठीक है, उसी तरह से बच्चों की बात करते हैं। जिस तरह से एक बड़े वैज्ञानिक का काम क्या होता है, तमाम चीजों को खोजना और उसके अपने हिसाब से चीजों को एक तरह से उसको रचना, मतलब एक तरह से अपने हिसाब से उस चीज को सेट करना है, अपने हिसाब से चीजों को आगे बढ़ाना। उसी तरह से बच्चों की बात करते हैं, ये भी छोटे वैज्ञानिक की तरह ही काम करते हैं, जो कि संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। कुल मिलाकर जैसे जैसे देखिए, ऐसे समझिए, मान लेते हैं बच्चे ने कभी कुत्ते को देखा, कुत्ते को देखने के बाद कुत्ते की विशेषता उसने देखा कि भाई देखो एक कुत्ता है, किसी ने बताया कि कुत्ता है, तो फिर बच्चे ने क्या किया कि उसके चार विशेषता जान लिया, अपने दिमाग में सेट कर लिया। उसके 4 पैर हैं, एक पुच्छ है, एक मुंह है, ठीक है, और शरीर पर बाल हैं। तो बच्चे ने कुत्ते को देख लिया, उसके बारे में एक अपना सिद्धांत बना लिया। आगे चलकर कुत्ते जैसे ही मान लेते हैं उसने बिल्ली को देखा, ठीक है, तो बिल्ली को देखने के बाद उसने देखा भाई इसके भी 4 पैर हैं, इसके भी पुच्छ हैं, तो इसके भी बाल है, एक मुंह है, तो उसे भी वो क्या कर रहा है, एक तरह से देखा जाए तो उसने क्या किया कि उसे भी कुत्ता समझ लिया। लेकिन आगे चलकर जब उसे ये पता चला नहीं भैया कुत्ता अलग होता है, बिल्ली अलग होता है, फिर अलग हिसाब, फिर क्या करता है अपने हिसाब से फिर अलग एक तरह से सिद्धांत बना लेता है। फिर जैसे कुत्ते के अलग सिद्धांत, बिल्ली के अलग सिद्धांत, कुल मिलाकर जैसे जैसे क्या होता है साथियों, वो चीजों को जानता जाता है, वैसे वैसे क्या होता है अपने सिद्धांतों की रचना करते जाता है। देखिए उनका मानना था कि बच्चे सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। इस बात को याद रखिएगा। कई बार हमारे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन के तौर पर पूछा जाता है, आखिर कौन से वे मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने कहा था कि बच्चे एक तरह से छोटे वैज्ञानिक की तरह होते हैं साथियों, जो कि अपने हिसाब से संसार के बारे में अपने हिसाब से क्या करते हैं, सिद्धांतों की रचना करते हैं। वो कौन से मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने कहा कि बच्चे सीखने की प्रक्रिया में खुद सक्रिय होकर या खुद सक्रिय भूमिका निभाते हैं साथियों, वो थे जीन पियाजे महोदय की बात करते हैं। देखिए अब आइए हम ये समझ लेते हैं कि कैसे बच्चों का संज्ञानात्मक विकास को बढ़ाया जा सकता है, अर्थात कह सकते हैं कैसे उनका मानसिक विकास को बढ़ावा दिया जा सकता है, कैसे एक तरह से उनका मानसिक डेवलपमेंट किया जा सकता है साथियों। ठीक है, जैसा कि बात करते हैं यहाँ पर सबसे पहली बात करते हैं कि बच्चों से बात करें, आमतौर पर इस्तेमाल होने वाले वस्तुओं के बारे में बताएं। बिल्कुल सही बात है।
तो इससे क्या होगा, उनकी जानकारी बढ़ेगी, और जो उनकी जानकारी बढ़ेगी तो फिर उनका मानसिक विकास होगा साथियों। दूसरी बात करते हैं, बच्चों को खिलौनों को पता लगाने और उन्हें घूमने का अवसर दें। अगर वे क्या करते हैं, तमाम तरह के खिलौनों के बारे में जानकारी हासिल करते हैं और वे इधर उधर घूमते हैं, तो इससे क्या होगा कि उनका मानसिक विकास होगा, क्योंकि बहुत सारी जानकारियां वे एक तरह से ग्रहण करेंगे साथियों। नेक्स्ट बात करते हैं, बच्चों को गाना सुनने दिया जाए और उन्हें पढ़ने दिया जाए, तो इससे क्या होगा, उनका संज्ञानात्मक विकास होगा अर्थात मानसिक विकास होगा। क्योंकि कह सकते हैं, मैंने पहले ही बता दिया है, जितनी जानकारी बढ़ेगी उतना मानसिक विकास होता जाएगा साथियों। ठीक है, बच्चों की बात करते हैं तो बच्चों को किताबों और पहेलियों से उन्हें परिचित कराया जाए। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि कहीं ना कहीं उनका संज्ञानात्मक विकास बढ़ेगा। विशिष्ट शिक्षण गतिविधियों में अपने बच्चों को रुचियों का विस्तार करें। जैसे कि बात करते हैं, अगर आपका बच्चा, एग्जाम्पल के तौर पर समझिएगा, अगर आपका बच्चा डायनासोर में कम उम्र से ही रुचि ले रहा है, तो आप उसे प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय ले जाएं अर्थात म्यूजियम ले जाएं, वहां पर सैर कराएं, और ताकि उस समय के बारे में वो अधिक जानकारी हासिल कर सके। और जो एक तरह से जीव पृथ्वी पर विचरण करते हैं अर्थात घूमते हैं, उनके बारे में भी वो जानने का प्रयास करे साथियों, और इससे क्या होगा, उसका संज्ञानात्मक विकास होगा। और नेक्स्ट बात करते हैं, अपने बच्चों के क्यों और क्यों प्रश्नों का उत्तर दें। मतलब अगर बच्चों के किसी चीज को लेकर प्रश्न है कि भाई ऐसा क्यों होता है, तो उनके जरूर एक तरह से उत्तर दें। इससे क्या होगा, उनका संज्ञानात्मक विकास बढ़ेगा साथियों। तो ऐसे में अगर आप देखते हैं, तो हमने जाना कि आखिर बच्चों का संज्ञानात्मक विकास को बढ़ावा कैसे दिया जा सकता है, अर्थात कैसे उनका संज्ञानात्मक विकास बेहतर हो सकता है, अर्थात कह सकते हैं मानसिक विकास उनका कैसे बेहतर हो सकता है साथियों। ये सारी बातें हमने जान लिया। तो सबसे पहले हमने जाना कि जीन पियाजे महोदय के बारे में, वे कौन थे। ठीक है, इन्होंने कौन से सिद्धांत को दिया साथियों, और संज्ञानात्मक विकास का से क्या मतलब हो जाता है, इससे क्या लाभ होता है साथियों, ये बातें हमने जानने का प्रयास किया। और उसके बाद अगर आप देखते हैं, तो इन्होंने बच्चों को क्या कहा कि बच्चों को इन्होंने कहा कि बच्चे छोटे वैज्ञानिक की तरह होते हैं, और बच्चे खुद सीखने के लिए, खुद मतलब बच्चे सीखने के लिए अगर देखा जाए तो, या सीखने की प्रक्रिया में खुद सक्रिय होकर क्या होते हैं, भूमिका निभाते हैं साथियों। इस बात को याद रखेगा। संज्ञानात्मक विकास को बढ़ावा कैसे दिया जा सकता है, ये सारी बातें मैंने आप सभी लोगों को बता दिया है। मुझे लगता है कि मेरी बातें आप सभी लोगों तक बहुत अच्छे से पहुंच गई होंगी और आप लोग यहां तक अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आप लोगों को मेरी बातें समझ में आ गई, जल्दी से लाइक कर दीजिए और बताइए कि यस सर, आपने जो हमें समझाया है यहां तक वो सारी बातें अच्छे से समझ में आ गई। हर बार कमेंट किया करें, ठीक है, कमेंट करने से पीछे ना हटा करें, कमेंट करना बहुत जरूरी है। अब हम बात करते हैं कि बच्चों का संज्ञानात्मक विकास शुरू कहां से होता है। देखिए, संज्ञानात्मक विकास अर्थात मानसिक विकास शुरू कहां से होता है साथियों, तो आप सभी लोग याद रखिएगा, मानसिक विकास जो शुरू होता है साथियों, ठीक है, जैसे आप जानते हैं कि बुद्धि जो होती है साथियों, वो जन्मजात पाई जाते हैं। बुद्धि को ही एक तरह से मानसिक विकास, मानसिक कह सकते हैं, यानी कि दिमाग कह सकते हैं। तो बुद्धि जो होती है बच्चों में जन्मजात पाई जाती है, लेकिन ये जो बुद्धि का विकास होता है साथियों, वो जन्म के बाद शुरू होता है, और जन्म के बाद की अवस्था को क्या कहा जाता है, शैशवावस्था कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, शैशवावस्था से जीवन पर्यंत तक की बात करते हैं साथियों, तो एक तरह से बच्चों का संज्ञानात्मक विकास या व्यक्ति का संज्ञानात्मक विकास होता है साथियों। तो आप सभी लोग याद रखिएगा कि संज्ञानात्मक विकास की बात करते हैं, जिसे मानसिक विकास कहा जाता है साथियों, तो एक कहां से प्रारंभ होता है, शैशवावस्था से प्रारंभ होता है। ठीक है, तो बुद्धि का विकास, वही बात, बुद्धि मानसिक एक ही है सब। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर स्टार्टिंग में भी जीन पियाजे महोदय ने कहा भी था, देखिए ये देखिए, याद करिए भैया, आप लोग भूलते बहुत जल्दी हैं, आप लोग भूलते बहुत जल्दी हैं। ये देखिए, बालकों में बुद्धि का विकास किस प्रकार से होता है, बुद्धि का मतलब दिमाग की बात करते हैं, दिमाग का विकास या मानसिक विकास की बात करते हैं, किस प्रकार से होता है। तो मैंने आप लोगों को बताया कहां से होता है, यहाँ पर मैंने आपको बताया कि कहां से ये विकास शुरू होता है। तो याद रखिएगा, संज्ञानात्मक विकास जो प्रारंभ होता है साथियों, वो शैशवावस्था से प्रारंभ होता है। शैशवावस्था का जो जनरल टाइम है, अगर आप देखते हैं तो 0 से 5 या 6 वर्ष की अवस्था को क्या कहा गया है साथियों, शैशवावस्था कहा गया है। इस बात को याद रखिएगा। और ये जो मानसिक विकास अर्थात बुद्धि का विकास या संज्ञानात्मक विकास की बात करते हैं, तो इसका प्रारंभ कहां से शुरू होता है, शैशवावस्था से, और कहां तक चलता है, जहां तक व्यक्ति इस पृथ्वी पर विराजमान रहता है, अर्थात जब तक इस पृथ्वी पर विद्यमान रहता है तब तक उसका मानसिक विकास होता रहता है साथियों। ठीक है,
जिस दिन इस पृथ्वी से वो अलविदा ले लिया उस दिन से वही नहीं रहा, तो किसका मानसिक विकास होगा। चलिए अब हम बात करते हैं कि जीन पियाजे महोदय ने संज्ञानात्मक विकास को समझाने के लिए तो कौन सी 4 अवस्थाएं हमें बताई थी। आइए समझने का प्रयास करते हैं आखिर वे 4 कौन कौन सी अवस्थाएं थी, ये जानना हमारे लिए बेहद जरूरी है। तो ऐसे में अगर आप देखते हैं कि इन्होंने अपने सिद्धांत को समझाने के लिए 4 अवस्थाएं हमें बताई थी। सबसे पहली बात करते हैं साथियों, संवेदीय पेशी अवस्था की बात करते हैं, ठीक है, जो कि 0 से लेकर 2 वर्ष की अवस्था मानी जाती है। तो याद रखेगा 0 से 2 वर्ष की अवस्था को संवेदीय पेशी अवस्था के नाम से जाना गया है। दूसरी बात करते हैं साथियों, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की बात करते हैं, जो कि एक तरह से 2 से लेकर 7 वर्ष के बारे में बताया गया है। तीसरी बात करते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की बात करते हैं, जो कि 7 से लेकर 11 वर्ष की अवस्था बताया गया है। और उसके बाद औपचारिक की बात करते हैं, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की बात करते हैं, जो 11 से लेकर 15 वर्ष तक बताया गया है। तो आप सभी लोग याद रखिएगा, जीन पियाजे महोदय की बात करते हैं तो संज्ञानात्मक विकास को समझाने के लिए इन्होंने 4 अवस्थाओं के बारे में हमें बताया है। ये चारों अवस्थाएं आप सभी लोगों को याद रखनी होगी, क्योंकि ये चारों अवस्थाएं जब तक याद नहीं होंगी तब तक ये मान के चलिए ये सिद्धांत आपका अधूरा रहेगा। भले ही आपने उतनी सारी बातें समझ लिया है तो एक अच्छी अवधारणा आपके मन में बन गई होगी, यानी कि आपके दिमाग में, ठीक है, एक अच्छी अवधारणा बन गई होगी। अब आपको ऐसा लग रहा होगा, अच्छा जीन पियाजे जी इतनी आसान है तो बिना फालतू का हम क्यों परेशान थे। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन करते हैं तो क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, प्रैक्टिस सेट में करते हैं तो गलत हो जाते हैं। अब आप लोगों को अच्छा महसूस हो रहा होगा, मुझे ऐसा फील हो रहा है, क्योंकि टीचर जब पढ़ाता है तो उसे खुद ही पता चल जाता है कि वो जो पढ़ा रहा है क्या वाकई में स्टूडेंट को समझ में आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो कभी आप पढ़ाएंगे, वैसे तो पढ़ाया ही होगा क्योंकि आपने ट्रेनिंग तो किया ही होगा कम से कम। चलिए जैसे कि बात करते हैं, इसका एक सूत्र है 100 पूरी मूर्ति आपकी, 100 पूरी मूर्ति आपकी बात करते हैं, 100 पूरी मूर्ति आपकी बात करते हैं। याद रखिएगा ऐसे फॉर्मूला से, ठीक है। वैसे तो ये सब फॉर्मूला सब फालतू के बकवास वाली बातें होती हैं, लेकिन फिर भी जान लीजिए। संवेदी प्रेरक अवस्था 0 से 2 वर्ष, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था मतलब 2 से लेकर 7 वर्ष, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से लेकर 11 वर्ष, और आपकी मतलब औपचारिक की बात करते हैं तो संक्रियात्मक अवस्था 11 से लेकर 15 वर्ष की बात करते हैं। साथियों इस बात को याद रखिएगा। आइए अब हम कुछ कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, क्योंकि जीन पियाजे महोदय ने अपने सिद्धांत को समझाते हुए कुछ कॉन्सेप्ट को भी दिया हुआ है, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट हमारे लिए बेहद जरूरी है जानना, क्योंकि हमारे एग्जामिनेशन में कई बार इन्हीं कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आ जाते हैं। सबसे पहली बात करते हैं कि संगठन किसे कहा जाता है। तो साथियों जैसा कि बात करते हैं, नए ज्ञान को क्या करना, नए ज्ञान को पुराने ज्ञान के साथ, ठीक है, पुराने ज्ञान की बात करते हैं, चलो पूर्व ज्ञान लिख दिया हूं, पुराने ज्ञान के साथ मर्ज करने को ही क्या कहा जाता है साथियों, तो संगठन कहा जाता है। तो याद रखिएगा संगठन इज इक्वल टू क्या होता है, नया ज्ञान और एक तरह से पुराना ज्ञान। नया ज्ञान इज इक्वल टू पुराने ज्ञान को जोड़ने को क्या कहा जाता है, संगठन कहा जाता है। जैसे पुराना ज्ञान एग्जाम्पल में देखिए, एक बच्चा था, उसने सबसे पहले 4 पैरों वाले कुत्ते के बारे में जाना साथियों, ठीक है, वो जानता था पहले से, ये उसका पुराना ज्ञान है। अब नया ज्ञान जान लीजिए, आगे चलकर क्या हुआ, बच्चे को पता चला एक तरह से बिल्ली के बारे में पता चला, यानी कि कैट के बारे में पता चला, क्योंकि जो विशेषता एक तरह से कुत्ते के बारे में बच्चे ने देखा था वही विशेषता लगभग अगर देखा जाए तो बिल्ली के बारे में देखने को मिलता है। और यहाँ पर बच्चा बिल्ली को अपने पहले से बनाए गए मानसिक मॉडल में क्या कर लेता है साथियों, समाहित कर लेता है, जो कि कुत्ते के बारे में पहले से वो जानता ही था साथियों। तो याद रखिएगा कि संगठन का मतलब हो जाता है एक तरह से नए ज्ञान को पुराने ज्ञान के साथ मर्ज कर देना साथियों, तो उसी को कहा जाता है एक तरह से संगठन कहा जाता है। ठीक है, इस प्रकार कह सकते हैं कि संगठन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, क्योंकि भैया आप जानते हैं कि हमारे पास हमेशा कुछ ना कुछ पुराना ज्ञान होता ही है किसी न किसी चीज के बारे में, और उसी से संबंधित अगर देखा जाए तो हमें कुछ नई जानकारियां भी मिलती जाती हैं साथियों। तो जैसे पुराने ज्ञान होता है तो पुराने ज्ञान के साथ जब हमें नया ज्ञान मिलता है तो हम उसको नए को और ऐड करते जाते हैं पुराने ज्ञान के साथ साथ साथियों। तो
तो इसीलिए कहा गया है कि संगठन एक तरह का निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो किसी व्यक्ति के मानसिक विकास और सीखने की क्षमता को क्या करते हैं साथियों, सुदृढ़ करती है, अर्थात सुदृढ़ बनाती है। इस बात को याद रखिएगा। चलिए अब हम बात करते हैं स्कीमा। बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो इस शब्द को सुनते ही वे परेशान हो जाते हैं। तुम्हें ऐसा लगता है भैया ये क्या है, ये तो कुछ नया आ गया हमारे लिए। अरे ऐसा कुछ नहीं है, ये कुछ नया नहीं है, बस सब पुराना है। नया तो वो है जो हमारा दिमाग एक तरह से हमें डिस्टर्ब कर दिया है। यानी कि कई बार ऐसा होता है कि हम किसी शब्द को देखकर होपलेस हो जाते हैं, जिसके वजह से क्या होता है कि हमें आते हुए भी हम नहीं कर पाते हैं, जो हम समझ भी रहते हैं वो भी हमारी समझ खत्म हो जाती है। इसलिए किसी चीज को देखकर इतना डरना नहीं है और किसी चीज से इतना घबराना नहीं है। और जब घबराओगे नहीं, डरोगे नहीं, तो निश्चित तौर पर वो चीजें आपको जल्दी समझ में आ जाएंगे। देखिए स्कीमा, स्कीमा की बात करते हैं। यह क्या है, एक अमूर्त अवधारणा। अमूर्त किसे कहा जाता है, जो चीजें ना दिखाई दे उनके बारे में सोचना। मतलब जो चीजें सामने ना दिखे या हाँ कह सकते हैं जो चीजें सामने ना दिखे या जिन चीजों को हम टच ना कर सके उनके बारे में एक तरह की सोच की बात करते हैं साथियों। जैसे आप सोचिए, एक बार एक बच्चा है, उस बच्चे ने क्या किया कि किसी चीज के बारे में सोचा। मान लेते हैं उसने शेर के बारे में सोचा, तो वो क्या है, उसकी एक अमूर्त अवधारणा है। ठीक है, उसने देखा भले नहीं है लेकिन सोचा है साथियों। ठीक है, तो ऐसे में अगर आप देखते हैं तो स्कीमा क्या है, एक अमूर्त अवधारणा है जो हमारी अच्छी तरह से अमूर्त अवधारणाओं को क्या करती है, संदर्भित करती है साथियों। इसको एग्जाम्पल से समझिए, जल्दी समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए जैसे जैसे अनुभव घटित होते हैं और नई जानकारी प्रस्तुत होती जाती है, नई स्कीमाएं विकसित होती जाती हैं साथियों। फिर से समझिएगा, कहा जा रहा है कि जैसे जैसे अनुभव घटित हो जाते हैं या घटित होते जाते हैं, अर्थात कह सकते हैं जैसे जैसे हमें नए अनुभव मिलते जाते हैं वैसे वैसे क्या होता है, आगे चलकर नए अनुभव के साथ नई नई जानकारी मिलती जाती है साथियों। और नई नई क्या होती है, एक तरह से स्कीमाएं विकसित होती जाती हैं। स्कीमाओं का मतलब एक तरह से सोच कह सकते हैं। स्कीमाओं का मतलब हो जाता है नई नई सोच एक तरह से विकसित होती जाती है साथियों। नई नई सोच एक तरह से अगर आप देखते हैं तो विकसित होती जाती है। और पुरानी स्कीमाओं यानी कि पुरानी सोच में क्या होता है, पुरानी सोच में क्या होता है, परिवर्तन होते जाता है साथियों। बात समझ में आ रही नहीं, पुरानी सोच में परिवर्तन होते जाता है। अब एक एग्जांपल ऐसे आपके लिए आपके हिसाब से समझा देता हूं, फिर हम साइकोलॉजी के हिसाब से तो समझेंगे। ठीक है, बात वही होगी। जैसे मान लेते हैं कि पहले एक तरह से बिजनेस करने का आइडिया, आप बिजनेस या चलो पेपर की तैयारी को लेकर, पहले क्या हुआ, पेपर की तैयारी के बारे में पता चला तो आपने एक पता चला भैया बीएड करने के बाद सीटेट का एग्जाम देना होता है। तो आपने क्या किया, एक सोच विकसित कर लिया कि हमें सीटेट का एग्जाम देना है। आप सीटेट की तैयारी आपने प्रारंभ किया, आपको पता चला इसमें सीडीपी, इसमें हिंदी, इसमें अंग्रेजी, इसमें मैथ। ठीक है, पेपर 1 या पेपर 2 के हिसाब से कुल मिलाकर विषय को आपको पता चल गया। आपको पता चला, आपने तैयारी प्रारंभ किया और एक तरह से आप तैयारी करते चले गए। आप पेपर दिए और आपका पेपर में नहीं हुआ, मान लेते हैं एक बार सपोज दैट। फिर आगे चलकर क्या हुआ, ये सारे जितनी भी चीजें आपको पता चली, आपने जो पेपर दे दिया है, पेपर से सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन अगले साल के लिए आप फिर से तैयारी कर रहे हैं। तो जो पुरानी सोच थी कि पुरानी सोच के हिसाब से जो आपने एक तरह से एग्जाम दिया था उससे नहीं हुआ, तो आगे चलकर आपने एक नई सोच विकसित किया। अच्छा, अब पेपर की तैयारी हमें ऐसे नहीं ऐसे करना है। तो वही बातें यहां पर कही जा रही है कि जैसे जैसे नए अनुभव होते जाते हैं वैसे वैसे नई नई जानकारियां होती जाती हैं और नई नई सोच एक तरह से विकसित होती जाती हैं। और पुरानी जो सोच होती है साथियों, उसमें कुछ परिवर्तन होता जाता है या एक तरह से उसमें कुछ संशोधित होता जाता है साथियों। इस बात को याद रखेगा। इसी को क्या कहा जाता है, स्कीमा कहा जाता है। तो एक स्कीमा एक तरह की सोच है। पहले जो हम किसी चीज के बारे में सोचे रहते हैं उसके बारे में एक अवधारणा बनाकर रखते हैं, और जब उसी चीज के बारे में हमें कुछ और जानकारी मिलती है तो फिर अगर उसमें कुछ गलतियां होती है तो उसमें हम और कुछ ऐड ऑन कर लेते हैं। ठीक है, और उसमें कुछ
साथियों, आप लोगों को वॉइस नहीं जा रही थी, ये मुझे पता चल गया था क्योंकि ये जो रिसीव ट्रांसमीटर है ये डिस्चार्ज हो गया था। ठीक है, कोई बात नहीं है। तो हमने आप लोगों को बताया कि भैया एक क्या है, जो स्कीमा है एक तरह की सोच है, जो कि एक तरह से देखा जाए जब हम किसी चीज के बारे में कोई सोच बना लेते हैं, ठीक है, तो एक सोच वो बनी रहती है और फिर आगे चलकर उसी के बारे में अगर हमें कुछ नई जानकारी मिलती है तो हम नई सोच बना लेते हैं। पुरानी सोच में जो भी संशोधन करना होता है संशोधन कर देते हैं, या कुछ भी परिवर्तन करना होता है तो परिवर्तित कर देते हैं। उसी को कहा जाता है साथियों स्कीमा कहा जाता है। आइए एक बार बच्चों के संदर्भ में एक उदाहरण लेते हैं ताकि इसे हमें और अच्छे समझ में आ जाए। देखिए, जैसे एक छोटा बच्चा था, सबसे पहले उसने एक घोड़े के लिए स्कीमा या एक सोच विकसित कर लेता है। ठीक है, स्कीमा को एक सोच कह सकते हैं, एक सोच या स्कीमा विकसित कर लेता है साथियों। और वो जानता है कि घोड़ा बड़ा होता है, उसके बाल होते हैं, 4 पैर होते हैं, एक पूंछ होती है साथियों। इसलिए जब वो बच्चा पहली बार गाय को का सामना करता है तो वह शुरू में उसे भी घोड़ा समझ लेता है। तो स्टार्टिंग में क्या होता है कि उसे भी घोड़ा समझ लेता है साथियों। ठीक है, क्योंकि वो पुरानी सोच के हिसाब से चल रहा है। जैसे अब देखिए, पुरानी सोच के हिसाब से कैसे चल रहा है, अर्थात पुरानी स्कीमा के साथ कैसे चल रहा है कि गाय घोड़े की विशेषता के लिए उसकी स्कीमा में फिट बैठ रही है, क्योंकि वो जानता है कि यह एक बड़ा जानवर है, इसके भी बाल है, 4 पैर है, एक पूंछ है साथियों। फिर आगे चलकर क्या हुआ कि एक बार जब बच्चे को किसी ने बताया कि गाय नामक एक अलग जानवर होता है और घोड़े नामक एक अलग जानवर होता है साथियों, तो उसने क्या किया, अपने जो मौजूदा स्कीमा है अर्थात जो पुरानी सोच है साथियों, उस समय को उसमें उसने क्या कर लिया, संशोधित कर लिया कि भैया गाय अलग होती है और घोड़ा अलग होता है साथियों। इस बात को याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। ठीक है, तो ये देख सकते हैं उसने संशोधित किया और गाय के लिए एक नई स्कीमा बना लिया कि भैया गाय ए होती है और घोड़ा ए होता है। ठीक है, तो इसी को कहा जाता है स्कीमा। स्कीमा मतलब एक तरह के सोच कह सकते हैं। समझ में आया? स्कीमा मतलब क्या होता है, सोच होती है। ठीक है, तो जैसे जैसे हमें नई जानकारी मिलती जाती है वैसे पुरानी सोच में हम बदलाव या परिवर्तित करते जाते हैं, फिर अलग अलग एक तरह से अपनी सोच बनाते जाते हैं। ये तो आज की बात नहीं है, ये तो हमेशा की बात है, चाहे वो बच्चों की बात करें चाहे हम अपनों की बात करें, यानी हम बड़ों की बात करें साथियों, हम भी तो इसी तरह से एक सोच बनाते जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं साथियों अनुकूलन। सबसे पहले हमने जाना संगठन के बारे में, उसके बाद अगर आप देखते हैं तो हमने जाना स्कीमा के बारे में। अब हम जानने चल रहे हैं अनुकूलन के बारे में। कुल मिलाकर अनुकूलन का मतलब हो जाता है, अंग्रेजी में एडॉप्टेशन होता है साथियों, और इसका मतलब हो जाता है कि वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना। जब हम क्या करते हैं कि वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालते हैं तो उसी को कहा जाता है अनुकूलन कहा जाता है। सोचिए एक बार, अगर किसी बच्चे ने जन्म लिया चाइना में, सॉरी चलो कोई बात नहीं, एक बच्चे ने जन्म लिया भारत में, अब उस बच्चे को ले जाकर आप डाल दे रहे हैं चाइना में, तो उसे क्या करना पड़ेगा, अनुकूलन करना पड़ेगा। देखिए कहने का मतलब ये है कि चाइना के लोग जिस तरह से रह रहे हैं, उनकी जो भाषा, उनका खान पान, रहन सहन, सारी चीजों को बच्चे को अपनाना पड़ेगा, ना कि एक तरह से पूरा चाइना उठकर क्या नाम है एक तरह से बच्चे के अनुसार चलेगा। तो अनुकूलन का मतलब ये हो जाता है कि अपने एनवायरमेंट के अनुसार, जो भी जिस एनवायरमेंट में रहता है उसके अनुसार स्वयं को ढालना साथियों। तो स्वयं को ढालने को ही क्या कहा जाता है, अनुकूलन कहा जाता है। देखिए, अनुकूलन के माध्यम से व्यक्ति अपने परिवेश के अनुसार खुद को समायोजित करता है। बिल्कुल सही बात है, जिस तरह के जिस एनवायरमेंट में व्यक्ति रहता है उसके अनुसार वो क्या करता है, अपने आप को समायोजित करता है, ताकि वह अधिक कुशलता से चीजों को सीख सके और विकसित कर सके साथियों। आप सोचिए एक बार, अगर वो व्यक्ति, जैसे जो बच्चा भारत में जन्म लिया था उसे चाइना में छोड़ा गया, अगर वो ऐसा ना करता तो वहां की चीजों को ना सीख पाता है। जो व्यक्ति एडॉप्टेशन नहीं कर पाते हैं या एडॉप्टेशन करने में देरी लगाते हैं, उनको सीखने में, उनको अपनी चीजों को विकसित करने में काफी समय लग जाता है साथियों। ठीक है, तो याद रखिएगा, अनुकूलन का मतलब ये हो जाता है कि वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना साथियों। इस बात को याद रखिएगा। अनुकूलन के माध्यम से जो बच्चे होते हैं या जो व्यक्ति होते हैं उन्हें क्या करना पड़ता है, एक तरह से अनुकूलन के माध्यम से व्यक्ति अपने परिवेश के अनुसार उसे क्या करना पड़ता है, खुद को समायोजित करना पड़ता है। और इससे क्या होता है, वह अधिक कुशलता से चीजों को सीख पाता है और वो चीजें मतलब और भी चीजें उसकी विकसित हो पाती है साथियों। अनुकूलन की बात करते हैं तो इस प्रक्रिया को 2 भागों में बांटा गया है। तो याद रखिएगा, अनुकूलन की प्रक्रिया को 2 भागों में बांटा गया है। आइए हम जान लेते हैं वे कौन 2 भाग है।
सबसे पहली बात करते हैं साथियों आत्मसातीकरण की बात करते हैं, और दूसरी बात करते हैं साथियों समायोजन की बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात की जाती है आत्मसातीकरण और दूसरी बात की जाती है साथियों समायोजन की बात की जाती है। देखिए, जैसे संगठन में क्या था साथियों कि पुराने ज्ञान के साथ नए ज्ञान को मर्ज करना, यानी कि कह सकते हैं सॉरी, संगठन में क्या था कि नए ज्ञान को पुराने ज्ञान के साथ मर्ज करना। और यहां पर अगर आप देखते हैं तो आत्मसातीकरण में कहा गया है कि पूर्व ज्ञान को क्या करना, नए ज्ञान के साथ मर्ज करना। उसमें क्या था, नए ज्ञान को पूर्व ज्ञान के साथ मर्ज करना संगठन में, और इसमें है साथियों पूर्व ज्ञान के साथ क्या करना, नए पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ क्या करना, एक तरह से मिक्स करना। तो याद रखिएगा कि एक तरह से पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ने को ही क्या कहा जाता है, आत्मसातीकरण कहा जाता है। अब ये ऐसे नहीं समझ में आएगा, इसके लिए एक एग्जाम्पल देखना पड़ेगा। आइए हम देखते हैं कि एग्जाम्पल, ताकि हमें समझ में आए। देखिए, एक बच्चा होता है, उसने क्या किया, एक बड़े कुत्ते को देखा और अपने दिमाग में बैठा लिया। ठीक है, अपने दिमाग में सेट कर लिया कि कुत्ते के 4 पैर होते हैं और 2 कान, 2 आंख, और उसका रंग क्या होता है साथियों, काला होता है। उसका रंग क्या होता है, काला होता है। ये बच्चे के क्या है, एक तरह से पूर्व ज्ञान है। ये क्या है, बच्चे का पूर्व ज्ञान है साथियों। उसके बाद अगर आप देखते हैं तो बच्चे ने फिर दूसरा सफेद रंग का कुत्ता देखा, तो कुत्ता देखते ही बच्चे ने दिमाग लगाया कि कुत्ते के भी 4 पैर हैं साथियों, 2 कान है, 2 आंख है, बस इसका कलर ही अंतर है, इसका रंग केवल और केवल सफेद है साथियों, इसका रंग केवल और केवल सफेद है साथियों। तो अगर आप देखते हैं तो यहां पर क्या हुआ कि बच्चे ने अपने पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ क्या कर लिया साथियों, मर्ज कर लिया। तो बच्चे ने क्या किया, पूर्व ज्ञान के साथ क्या किया, नए ज्ञान को मर्ज कर लिया। उससे समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई। इसे कहा गया साथियों आत्मसातीकरण। आपने देखा कि एक बच्चा था, उस कुत्ते, काले कुत्ते के बारे में सारी विशेषता जानता था, और एक तरह से उसके सामने जब सफेद कुत्ता आया तो उसको भी आत्मसात कर लिया कि भाई इसमें कुछ अंतर है ही नहीं, सब कुछ वही है, बस कलर का फर्क है और कुछ भी नहीं है। दैट्स इट। इसी को क्या कहा जाता है साथियों, आत्मसातीकरण कहा जाता है या आत्मसातकरण कहा जाता है। इस बात को याद रखिएगा। मुझे लगता है कि मेरी बातें आप सभी लोगों तक अच्छे से पहुंच गई होंगी और आप लोग मेरी बात को समझ गए होंगे। आइए हम बात कर लेते हैं साथियों समायोजन के बारे में। समायोजन का मतलब हो जाता है कि पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके वातावरण के अनुसार तालमेल बैठाना। जब कोई व्यक्ति क्या करता है कि पूर्व ज्ञान के साथ एक तरह पूर्व ज्ञान के में परिवर्तन करता है और वातावरण के साथ तालमेल बैठा लेता है, तो उसी को कहा जाता है समायोजन कहा जाता है। आइए एक बार एग्जाम्पल के तौर पर समझ लेते हैं। जैसे कि बात करते हैं, बच्चे के दिमाग में पहले से ही कुत्ते का कॉन्सेप्ट था, मतलब उसके दिमाग में पहले से ही कहीं ना कहीं कुत्ते का कॉन्सेप्ट था। अब उनके उसके सामने अगर आप देखते हैं तो बिल्ली आ जाती है। अब क्या हो रहा है कि बच्चे के सामने एक तरह से बिल्ली आ जाती है, पहले वो कुत्ते के बारे में कहीं ना कहीं एक तरह से जानता ही था। तो उसके बच्चे ने देखा कि भाई इसके भी 4 पैर हैं, 2 कान हैं और 2 आंख हैं। तो फिर क्या हुआ कि बच्चे ने अपने पूर्व ज्ञान में परिवर्तन कर लिया और परिवर्तन करके बिल्ली का कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में बना लिया कि भैया एक कुत्ता होता है, ये बिल्ली होती है। तो पूर्व ज्ञान में क्या किया, उसने केवल और केवल थोड़ा से परिवर्तन किया कि कुत्ता अलग नाम का प्रजाति होता है और बिल्ली अलग नाम की प्रजाति होती है साथियों। बस इसी को क्या कहा गया, समायोजन क्या कहा गया, क्या कहा गया, इसको समायोजन कहा गया। इस बात को याद रखिएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम संतुलन अर्थात साम्य धारणा के बारे में समझ लेते हैं। इसमें कुछ नहीं है, इसके द्वारा बच्चा आत्मसातकरण और समायोजन की प्रक्रिया के बीच जब एक तरह से संतुलन स्थापित करता है तो उसी को कहा जाता है साम्य धारण कहा जाता है। तो याद रखिएगा साम्य धारण किसे कहा गया है साथियों, कि जब क्या होता है कि बच्चा आत्मसातीकरण किसी चीज को करता है, आत्मसात करता है और समायोजन करता है, तो उसके बीच में जब संतुलन स्थापित कर लेता है तो उसी को कहा जाता है साम्य धारण कहा जाता है या संतुलन कहा जाता है साथियों। इस बात को याद रखिएगा। चलिए अब हम जो 4 अवस्थाएं हैं उन चारों अवस्थाओं की विशेषताओं के बारे में जानने का प्रयास करते हैं, लेकिन इससे पहले आइए चीजों को हम रिवीजन कर लेते हैं, यानी कि रिवाइज कर लेते हैं साथियों। अगर आप देखते हैं तो सबसे पहले हमारी बातचीत हुई जीन पियाजे महोदय कहाँ के थे साथियों, इनके बारे में हमने जाना था। ठीक है, और इन्होंने कौन से सिद्धांत को प्रतिपादित किया,
ठीक है। उसके बाद अगर आप देखते हैं तो बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है और बच्चों को छोटे वैज्ञानिक क्यों कहा गया साथियों। और उसके बाद अगर आप देखते हैं तो संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है, वो 4 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं साथियों, वो चारों अवस्थाओं के बारे में हमने जाना। फिर कॉन्सेप्ट कुछ है जैसे संगठन के बारे में हमने समझा। फिर उसके बाद अगर आप देखते हैं तो हमने जाना स्कीमा के बारे में समझा। फिर उसके बाद अगर आप देखते हैं तो हमने समझा किसके बारे में, हमने जाना साथियों स्कीमा के बाद अगर आप देखते हैं अनुकूलन के बारे में समझा, आत्मसातकरण, फिर उसके बाद समायोजन, और उसके बाद अगर आप देखते हैं साम्य धारण। देखिए ये सारी बातें मैंने आप सभी लोगों को अच्छे से समझा दिया है। मुझे लगता है कि मेरी बातें आप सभी लोगों तक अच्छे से पहुंच गई होंगी और आप लोग मेरी बात को समझ गए होंगे जितनी भी चीजों को मैंने समझाया हुआ है। ठीक है, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं साथियों और एक एक चीजों को जैसे कि बात करते हैं। आइए हम एक एक चीजों को और बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। ये जो अवस्थाएं हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि इन अवस्थाओं को भी हमें जानना जरूरी है अपने इस सिद्धांत में, क्योंकि ये अवस्थाएं जो हैं इनको इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि इन्हीं से यहीं से कई बार ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कई बार क्या मोस्टली देखा जाए तो यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए जैसा कि बात करते हैं संवेदी पेशी अवस्था। अब आप सोचिए कि 0 से 2 वर्ष की अवस्था के बारे में बच्चे के बारे में जानना है। एक बार आप सोचिए किसी बच्चे ने जन्म लिया तो वो जन्म लेने के बाद तुरंत तो चलेगा नहीं, धीरे धीरे क्या होगा रेंगेगा, फिर धीरे धीरे चीजों को सीखेगा, धीरे धीरे क्या होगा वो चलना उठना पहले सॉरी उठना बैठना चलना ये सारी चीजों को सीखेगा। 2 साल का बच्चा क्या ही कर पाएगा, कितना ही उसका मानसिक विकास होगा। एक बार खुद ही इमेजिनेशन कीजिए, या किसी बच्चे को आपने देखा होगा, नहीं तो एक बार आप देखिएगा घर में या रिश्तेदार परिवार में किसी का 2 साल का बच्चा होगा तो उसको देखिएगा और उसके एक्टिविटी को 2 4 5 देख लीजिएगा एक बार, आपको सब समझ में आ जाएगा जल्दी ही। ठीक है, लेकिन आइए थोड़ा सा समझते हैं। देखिए इस अवस्था में अगर आप देखते हैं तो बच्चा अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखता है। देखिए इस समय क्या होता है कि बच्चे अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखते हैं। उनकी ज्ञानेंद्रियां क्या है, देखिए ज्ञानेंद्रियां का मतलब हो जाता है ज्ञान ग्रहण करने वाली इंद्रियां। ज्ञान ग्रहण करने वाली इंद्रियां, देखिए हमारे पास 5 इंद्रियां हैं साथियों। ठीक है, तो इसमें से अगर आप देखते हैं तो जो इंद्रिय और इंद्रिया मतलब जो इंद्रियां हैं वो पांचों कह सकते हैं एक तरह से कहीं ना कहीं ज्ञान ग्रहण करने वाली है साथियों, क्योंकि ज्ञान को नॉलेज को ही हमें कहीं ना कहीं देती हैं या बढ़ाती हैं। जैसे कि बात करती है आंख। आंख क्या करती है साथियों, ठीक है, आंख की बात करते हैं। आंख से बच्चा देखता है और देखने से उसे पता चलता है कि हमारे मम्मी है, ये हमारे पापा है, ये हमारे दादा है, ये हमारे ताऊ है, ताई है, मौसी है, मौसिया है, ये सब बच्चा समझता है। फिर उसके बाद अगर आप देखते हैं कान से वो ये सीखता है कि भैया किस चीज को कैसे बोला जाता है। वो कहीं ना कहीं एक तरह से अगर आप देखते हैं तो कान के माध्यम से बच्चा इस सीखने का प्रयास करता है। ठीक है, तो कान के माध्यम से क्या होता है, उसे अलग अलग चीजों के बारे में पता चल पाता है। फिर उसके बाद अगर आप देखते हैं कान का मतलब यहाँ हो गया। नाक का मतलब क्या होता है साथियों, सूंघना। सूंघने से बच्चे को पता चलता है कि कौन सी चीजें अच्छी हैं, कौन सी चीजें बेकार हैं, यानी कि कह सकते हैं गुड खुशबू एंड बैड खुशबू की बात करते हैं। ठीक है, तो ऐसे में अगर आप देखते हैं तो इस अवस्था में बच्चे क्या करते हैं, अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखते हैं या बच्चा सीखता है साथियों। इस बात को याद रखेगा, जन्म के समय शिशु को बाह्य जगत का कोई ज्ञान नहीं होता। बिल्कुल सही बात है, जब बच्चा जन्म लेता है तो जन्म लेते हैं उसे कुछ भी पता नहीं होता है। उसे ये नहीं पता होता है कि सामने वाला कौन है। ठीक है, अगर वो क्या नाम है एक तरह से हॉस्पिटल में हुआ है, ये नर्स है या एक दाई है, ताई है, मम्मी है, पापा है, कौन है, उसे कुछ भी नहीं पता होता है साथियों। लेकिन क्या होता, आयु में वृद्धि होती है, अर्थात कह सकते हैं उसके उम्र में बढ़ोतरी होती है। और जैसे जैसे उसके उम्र में बढ़ोतरी होती है साथियों, वैसे वैसे देखा जाए उसके संवेदी अंगों की बात करते हैं तो उसमें भी वृद्धि होती है। उसके माध्यम से क्या होता है, वातावरण का ज्ञान ग्रहण करता है। इसीलिए ज्ञानेंद्रियों को क्या कहा जाता है, सीखने का द्वार कहा जाता है साथियों। वैसे धीरे धीरे आंख नाक कान से कहीं ना कहीं उसका विकास होता है और उससे वो पता चल पाता है कि कौन क्या है साथियों। ठीक है, तो उससे वो ज्ञान ग्रहण करता है, उसी को कहा जाता है एक तरह से ज्ञानेंद्रियों को
ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से ज्ञान ग्रहण, संवेदी अंगों के माध्यम से ज्ञान ग्रहण करता है, उसी को कहा जाता है ज्ञानेंद्रियों को, उन्हीं ज्ञानेंद्रियों को कहा जाता है सीखने का द्वार कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। शिशु वस्तु को देखता है, सुनता है, स्पर्श करता है, सूंघता है, सूंघने से गंध पता चलती है, और एक तरह से जीव की बात करते हैं, जीवा में जब कोई चीज आती है इससे स्वाद ग्रहण करता है, इस बात को याद रखेगा। ठीक है, इन सभी चीजों के माध्यम से क्या हो रहा है, उसको ज्ञान मतलब उसको नॉलेज मिल रही है, अर्थात वो ज्ञान ग्रहण कर रहा है साथियों। ठीक है, तो याद रखिएगा कि अगर आप देखते हैं संवेदी पेशी अवस्था में, तो बच्चा इस अवस्था में ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से क्या करता है, सीखता है, इस बात को याद रखिएगा। और इन्हें ज्ञानेंद्रियों को क्या कहा गया, सीखने का द्वार कहा गया साथियों। ज्ञानेंद्रियों में अगर आप देखते हैं आंख, नाक, कान, मुंह की बात करते हैं साथियों, जीभ की बात करते हैं, ये सारी चीजें हो जाती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, इस अवस्था में शिशु छोटे छोटे शब्द को बोलना सीख जाता है। बिल्कुल सही बात है कि अगर आप देखते हैं इस अवस्था में 0 से 2 वर्ष की अवस्था में धीरे धीरे वो मम्मी पापा, पहले पानी को मम कहता है, फिर धीरे धीरे थोड़ा कहीं ना कहीं पानी भी कहना आने लगता है, पहले मम्मी माँ कहता है, फिर धीरे धीरे मम्मी भी कहने लगता है साथियों। ठीक है, तो ऐसे में अगर आप देखते हैं तो छोटे छोटे शब्द बोलना सीख जाता है। अपना पहला सार्थक शब्द बोलने में बालक को कम से कम 12 महीने का समय लगता है, अर्थात ये कह सकते हैं कि 12 महीने इज इक्वल टू क्या होता है, हमारे देश में 1 साल होता है, या इस पृथ्वी पर 1 साल होता है, 12 महीने इज इक्वल टू, तो 1 साल कम से कम उसे लग जाता है साथियों एक तरह से छोटे छोटे शब्दों को बोलना, या कह सकते हैं सार्थक शब्दों को बोलने में। नेक्स्ट बात करते हैं, इस अवस्था में के प्रारंभ में वस्तु स्थायित्व का गुण नहीं पाया जाता है बच्चों में। वस्तु स्थायित्व का मतलब ये हो जाता है साथियों, अगर कोई चीजें एक तरह से दृष्टि से ओझिल तो दिमाग से ओझिल। कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लेते हैं कि बच्चे को बॉल दिखाई गई, ये बॉल तो है नहीं, मान लेते हैं कि बच्चों को बॉल दिखाई गई और बॉल को आप छुपा देंगे तो बच्चा सोचेगा अब बॉल नहीं है, यानी कि एक तरह से दृष्टि मतलब आंख से जो चीजें ओझल हो गई, नहीं दिख रही हैं, तो इसका मतलब वो हमेशा के लिए खत्म हो गई, अब वो नहीं है। तो दृष्टि से ओझल तो मतलब दिमाग से भी ओझल, दिमाग में भी वो चीजें नहीं रह जाएंगी साथियों। तो एक कब से कब तक रहता है, 8 से लेकर 12 महीने तक लगभग साथियों होता है। लेकिन जब क्या होता है साथियों, आगे चलकर समझिएगा, लेकिन इस अवस्था के अंत तक मतलब लास्ट होते होते कुल मिलाकर 0 से 2 वर्ष, यानी कि 2 वर्ष होते होते लास्ट और 3 वर्ष में प्रवेश करते करते कहीं ना कहीं क्या हो जाता है साथियों, वस्तु स्थायित्व के गुण आ जाते हैं। अर्थात वस्तु स्थायित्व का गुण का मतलब हो जाता है छिपी हुई वस्तुओं को भी खोज करने लगता है, और इसीलिए इस अवस्था को खोजी अवस्था भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा कि जो आपकी संवेदी पेशी अवस्था है साथियों, उसे खोजी अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। तो स्टार्टिंग में बच्चों के अंदर स्थायित्व का, वस्तु स्थायित्व का गुण नहीं होता है, अर्थात अगर कोई चीजें सामने दिख रही हैं और अब वो चीजें नहीं दिख रही हैं तो दिमाग से भी वो चीजें गायब हो जाएंगी। और आगे चलकर आखिरी में अगर आप देखते हैं तो जब वस्तु स्थायित्व के गुण आ जाते हैं, याद रखिएगा, जब वस्तु स्थायित्व के गुण आ जाते हैं तो दृष्टि से ओझल लेकिन दिमाग से ओझल नहीं होता। कहने का मतलब ये है कि भले ही आपने बॉल दिखाया और बॉल दिखाने के बाद आपने भले ही छिपा दिया कहीं पर, लेकिन बच्चे को पता है कि कहाँ छिपाई गई हो और ढूंढने का प्रयास करेगा साथियों। तो याद रखिएगा, जैसा कि बात करते हैं इस अवस्था में वस्तु स्थायित्व के गुण स्टार्टिंग में नहीं पाए जाते हैं, लेकिन अंतिम समय में कह सकते हैं वस्तु स्थायित्व के गुण आ जाते हैं, अर्थात छिपी हुई वस्तुओं को भी खोज करता है, इसलिए इस अवस्था को खोजी अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखिएगा, पहले दृष्टि से ओझल तो दिमाग से भी ओझल हो जाता था, अब दृष्टि से भले ओझल हो जाएगा लेकिन दिमाग में उसका चित्र गायब नहीं होगा साथियों, इस बात को याद रखिएगा। इस समय बच्चे का जो व्यवहार होगा, याद रखिएगा, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार होगा। लक्ष्य निर्देशित का मतलब होता है गोल ओरिएंटेड बिहेवियर होगा साथियों, इस बात को याद रखिएगा। और अनुकरण की बात करते हैं तो 4 से 8 महीने में ही अनुकरण के माध्यम से चीजों को सीखता है। अनुकरण का मतलब होता है कॉपी करना। याद करिए, कभी आप किसी बच्चे को आपने थप्पड़ दिखाया है तो बच्चे ने भी आपको थप्पड़ दिखाया होगा, कभी आपने हंसा होगा तो वो भी हंसा होगा, कभी आप गुस्सा किए होंगे तो वो भी आपको गुस्सा किया होगा, यही है अनुकरण साथियों। नेक्स्ट बात करते हैं, ये देख सकते हैं ये प्यारा बालक। नेक्स्ट बात करते हैं, इस समय बच्चों में ईगोसेंट्रिज्म पाया जाता है, अर्थात आत्म केंद्रिता पाया जाता है। तो याद रखिएगा कि 0 से 2 वर्ष की अवस्था में क्या होता है,
कि बच्चों में आत्म केंद्रिता पाई जाती है साथियों, अर्थात ईगो सेंट्रिज्म पाई जाती है। क्योंकि इसमें कहा जा रहा है, इसका मतलब क्या होता है कि इस अवस्था में बच्चा पूरी तरीके से आत्म केंद्रित होता है, अपनी चीजों पर ही कह सकते हैं एक तरह से केंद्रित होता है, सेल्फ कह सकते हैं सेंटर्ड होता है साथियों। वो दूसरों के दृष्टिकोण या भावनाओं को समझने में सक्षम नहीं होता है। वे सोचते हैं कि दुनिया और घटनाएं उन्हीं के दृष्टिकोण से होती है, यानी कि जिस चीज को जिस हिसाब से वे देख रहे हैं, ऐसा उन्हें लगता है कि भैया दूसरा वाला भी उन्हीं के हिसाब से उन चीजों को देख रहा होगा। जैसे एग्जाम्पल में, एक बच्चा अपनी माँ को वही खिलौना उपहार में देता है जिसे वो स्वयं पसंद करता है, और वह यह मानते हुए ऐसा करता है कि उसे लगता है उसकी माँ को भी यही पसंद है साथियों। ये क्या है, एक तरह से आत्म केंद्रित है, सेल्फ सेंटर्ड है, या कह सकते हैं साथियों एक तरह से ईगो सेंट्रिज्म है। ठीक है, सेंट्रिज्म है, इस बात को याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। चलिए, जैसा कि बात करते हैं, हमने जाना किसके बारे में साथियों, हमने जाना कि संवेदी पेशी अवस्था के बारे में जाना। तो संवेदी पेशी अवस्था की बात करते हैं साथियों, तो इस अवस्था में क्या होता है, बच्चे ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखते हैं, या बच्चा सीखता है, और ज्ञानेंद्रियों को क्या कहा गया, सीखने का द्वार कहा गया है साथियों। और उसके बाद अगर आप देखते हैं तो ज्ञानेंद्रियों से क्या होता है, आंखों से देखता है, सब मैंने बता ही दिया, छोड़ देते हैं। फिर इसी अवस्था में छोटे छोटे शब्दों को बोलना सीख जाता है, और बच्चे को पहला सार्थक शब्द बोलने में कम से कम 12 महीने का समय लग जाता है साथियों। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, इस अवस्था में अगर देखा जाए तो स्टार्टिंग में स्थायित्व, वस्तु स्थायित्व के गुण नहीं पाए जाते हैं, अर्थात एक तरह से कोई चीजें दृष्टि से ओझल तो दिमाग से ओझल, लेकिन बाद में क्या होता है, वस्तु स्थायित्व के भाव जाग जाते हैं, अर्थात छिपी हुई वस्तुओं को भी खोज करने लगते हैं या खोजने में सक्षम होते हैं, और इसलिए इस अवस्था को खोजी अवस्था कहा गया है। ठीक है, और इसका मतलब फिर बताया गया कि दृष्टि से ओझल मतलब लेकिन दिमाग से ओझल नहीं होगा साथियों। इस समय बच्चे का जो व्यवहार होगा वो लक्ष्य निर्देशित व्यवहार होगा साथियों, कि अगर किसी चीज को पाना चाह रहा है तो उसके हिसाब से ही उसके व्यवहार होंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, इस समय अनुकरण की बात करते हैं। अनुकरण की मतलब अनुकरण भी बच्चा करने लगता है। इस समय अगर देखा जाए तो बच्चों में आत्म केंद्रिता की भावना पाई जाती है। इसका मतलब ये हो जाता है, जिस चीज को जिस नजर से वो देख रहा है, उसे ऐसा लगता है कि दूसरा भी उसी के नजर से उन चीजों को देख रहा होगा साथियों। नेक्स्ट बात करते हैं, अब हम बात करते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के बारे में। ये है जीन पियाजे जी ने जो बताया है, ये दूसरी अवस्था के बारे में हमें बताया है साथियों। तो ऐसे में अगर आप देखते हैं तो 2 से लेकर 7 वर्ष की अवस्था ये है साथियों। देखिए, ये क्या है, बच्चों का दूसरा मानसिक विकास चरण है। तो यहाँ बच्चों का दूसरा मानसिक विकास चरण है साथियों, वो था पहला। देखिए, इन्होंने कहा है कि जिस अवस्था में बच्चों में, देखिए जो जैसी जो अवस्था होती है उस अवस्था के अनुसार ही बच्चों का मानसिक विकास होता है, उससे ज्यादा नहीं होता है साथियों। इस बात को याद रखिएगा, हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। इस अवस्था में बच्चे संज्ञानात्मक दृष्टिकोण से अधिक सक्रिय और उन्नत होते हैं। बिल्कुल सही बात है। अब कहीं ना कहीं उन्हें बहुत सारी चीजों के बारे में जानकारी हो चुकी है, क्योंकि 0 से 2 वर्ष की अवस्था तो वो पूरी कर लिए हैं। अब अगर देखा जाए तो 2 वर्ष से 7 वर्ष की अवस्था में आएंगे तो 2 में तो बहुत कुछ सीखा ही होगा साथियों कहीं ना कहीं। तो इसके वजह से इस समय क्या होगा कि वे ज्यादा सक्रिय होंगे और ज्यादा उन्नत होंगे, लेकिन उनके सोचने का तरीका अभी भी विशिष्ट और सीमित होता है। बिल्कुल सही बात है। अब इतना भी बड़े नहीं हो गए हैं कि बहुत ज्यादा सोचने लगेंगे, अभी भी उनकी सोच लिमिटेड होगी, किसी चीज के बारे में बहुत ज्यादा नहीं सोच पाएंगे साथियों। ठीक है, इस अवस्था में बच्चे प्रतीकों और भाषा का प्रयोग करने में सक्षम हो जाते हैं, लेकिन सोचने में कुछ प्रमुख सीमाएं देखने को मिलती हैं। मतलब ये कह सकते हैं किसी चीज के बारे में सोचेंगे तो, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं सोच पाएंगे साथियों। इस बात को याद रखिएगा। जैसा कि बात करते हैं, इस अवस्था की मुख्य विशेषताएं ये हैं कि इस समय बच्चों की जो सोच होती है वो प्रतीकात्मक सोच होती है। प्रतीकात्मक सोच का मतलब होता है इस अवस्था में बच्चे प्रतीकों का उपयोग करने में सक्षम हो जाते हैं, अर्थात सिंबल का यूज करने में सक्षम हो जाते हैं साथियों। इस बात को याद रखिएगा। वे शब्दों, चित्रों, वस्तुओं का प्रयोग करके विचार व्यक्त करते हैं। वे काल्पनिक खेल और कला के विकास के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे बच्चा एक लकड़ी के चम्मच को अपनी कल्पना में गाड़ी मान लेता है साथियों। इस बात को याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। इस समय बच्चों की जो सोच होती है वो प्रतीकात्मक होती है। आत्म केंद्रिता की बात करते हैं तो बच्चे अभी भी आत्म केंद्रित होते हैं, यानी कि वे समझने में असमर्थ होते हैं कि दूसरों का दृष्टिकोण और उनके अपने सोच के दृष्टिकोण से अलग हो सकता है साथियों।
अभी भी उन्हें यही लगता है कि जो मैं सोच रहा हूं, जैसा मैं सोच रहा हूं, वैसे ही दूसरा वाला भी सोच रहा होगा साथियों। अभी वे इतना समझने में सक्षम नहीं है कि जिस चीज को जैसा मैं सोच रहा हूं, मेरा सोचने का तरीका अलग है, दूसरे का सोचने का तरीका अलग होगा साथियों। तो याद रखिएगा, इसमें भी कहीं ना कहीं एक तरह से आत्म केंद्रिता वाली भाव देखने को मिलेगा साथियों। नेक्स्ट बात देखिए, आत्म केंद्रिता का मतलब जीन पियाजे जी ने समझाया है कि आखिर आत्म केंद्रिता का मतलब क्या है बच्चों में। जीन पियाजे कहते हैं कि बच्चों में आत्म केंद्रिता का मतलब यह नहीं कि वे बच्चे स्वार्थी हैं, बिल्कुल सही बात, ध्यान रखिएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि वे बहुत ज्यादा स्वार्थी हैं या स्वार्थी हैं किसी चीज को लेकर, नहीं, बल्कि वे यह नहीं समझ पाते हैं कि दूसरों का दृष्टिकोण उनके अपने दृष्टिकोण से भिन्न हो सकता है। मतलब वे ये नहीं समझ पाते हैं कि भाई जैसा मैं सोचता हूं वह ऐसा नहीं है कि एक तरह से मेरा सोचने का जो तरीका है वैसे ही सभी सोचते हैं, नहीं, जैसा मैं सोचता हूं मेरे सोचने का तरीका अलग हो सकता है, उनके सोचने का तरीका अलग हो सकता है। जैसे उदाहरण के लिए, ठीक है, एक बच्चा अपनी माँ को वही खिलौने उपहार में देता है जिसे वह पसंद करता है, वह यह मान रहा है कि उसे भी, उसकी माँ को भी वही पसंद होगा जो वो पसंद करता है साथियों, क्योंकि वो अभी ये समझने में सक्षम है साथियों कि मेरा दृष्टिकोण जो है वही दृष्टिकोण मेरी माँ का भी है। वो ये नहीं जानता है कि मेरा दृष्टिकोण अलग हो सकता है, माँ का दृष्टिकोण अलग हो सकता है। ठीक है साथियों। नेक्स्ट बात करते हैं, वस्तु स्थिरता अर्थात कह सकते हैं इसकी कमी देखने मिलती है, अर्थात कंजर्वेशन की कमी। इस अवस्था में बच्चे में वस्तु स्थिरता को समझने में सक्षम नहीं होते हैं। इसका मतलब ये है कि वे वस्तुओं का आकार, मात्रा, वजन को बिना देखे समझ नहीं पाते। मतलब किसी चीज को बिना देखे उसके आकार को नहीं समझ पाते हैं, या एक तरह से उसकी मात्रा को नहीं समझ पाते हैं, उसकी वजन को नहीं समझ पाते हैं। ठीक है, इस बात को याद रखेगा। तो इस समय एक तरह से अगर आप देखते हैं तो कंजर्वेशन में कमी देखने मिलती है, अर्थात वस्तु स्थिरता के में कमी देखने मिलती है। एग्जाम्पल के तौर पर देखें, यदि पानी को एक चौड़े गिलास में दिया जाए, एक मान लेते हैं एक चौड़े गिलास में दिया जाए और फिर गिलास से संकरे गिलास में डाला जाए, चौड़े गिलास से संकरे गिलास में मतलब एक तरह से पतले गिलास में डाला जाए, तो बच्चा मान सकता है कि अब पानी अधिक हो गया है क्योंकि गिलास संकरा हो गया है। ठीक है, अब बच्चा सोचेगा कि पानी ज्यादा हो गया साथियों। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। उसे ये नहीं पता है कि चाहे चौड़े गिलास में जितना पानी है, चाहे वो जिसमें भी डाला जाएगा पानी उतना ही रहेगा, चाहे पतले गिलास में, चाहे उससे भी पतले गिलास में डाला जाएगा, क्योंकि बच्चे में एक कमी है, अभी कंजर्वेशन की कमी है, अर्थात वस्तु स्थिरता की कमी है साथियों। इस बात को याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। सेंट्रेशन की बात करते हैं, केंद्रीय वाली सोच देखने मिलती है। बच्चे अभी भी सोचने में केवल एक ही पहलू पर ध्यान केंद्रित कर पाते हैं, अर्थात कह सकते हैं जब एक लंबी और छोटी चीज को बच्चे देखते हैं तो केवल उसकी लंबाई को ही प्राथमिकता देते हैं, बाकी चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं। तो इस समय देखा जाए तो बच्चों में केंद्रिता वाली सोच देखने को मिलती है। मतलब किसी चीज के बारे में मतलब जैसे ऐसे समझिए, मान लेते हैं बच्चे को एक गाड़ी दिया गया खिलौने रिमोट वाली, तो बच्चे ये विशेषता नहीं देखेगा, उसमें बहुत सारी विशेषताएं, उन सबको नहीं, बस केवल रिमोट को ध्यान देगा कि ये ऐसी गाड़ी है जो केवल रिमोट से चलती है। ठीक है, तो ये क्या माना जाता है, सेंट्रेशन माना जाता है साथियों। अब रूपक खेल किसे कहा जाता है, प्रिंटेड प्ले की बात करते हैं। तो इस अवस्था में बच्चे में अगर देखा जाए तो रूपक खेल का विकास होता है। वे अपनी कल्पना के आधार पर विभिन्न भूमिकाओं को निभाने लगते हैं साथियों, जैसे डाकिया बनते हैं, चोर पुलिस बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, ऐसे तमाम तरह के खेल खेलना शुरू कर देते हैं साथियों, या खेल पाते हैं साथियों। तो याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। वास्तविकता और कल्पना का मिश्रण होता है, मतलब ये कह सकते हैं कि जो रियलिटी है और जो एक तरह से कह सकते हैं दिमाग में जो इमेजिनेशन है उसका कहीं ना कहीं एक तरह से मिश्रण होता है। इस बात को याद रखिएगा। बच्चे अपनी कल्पना और वास्तविकता के बीच के अंतर समझने में असक्षम होते हैं। वे इस कारण वे कई बार काल्पनिक पात्रों या घटनाओं को वास्तविक मान लेते हैं। कई बार जो चीजें वो दिमाग में सोचते हैं उसी को मान लेते हैं सही साथियों। ठीक है, ये भी सारी चीजें देखने को मिलती है, इस बात को याद रखेगा। इस समय अगर आप देखते हैं तो जीववाद की भूमिका देखने को मिलती है। जीववाद बच्चों में देखने मिलता है। जीववाद का मतलब ये हो जाता है सजीव और निर्जीव में बच्चे अंतर नहीं कर पाते हैं। हर चलने वाली चीजों में वे समझते हैं कि उनमें जीवन होता है। इस बात को याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं साथियों। ठीक है, और मुद्रा संप्रत्यय जो कि मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया है। ठीक है, जैसे दूरी, भार, ऊंचाई, क्रम के निर्धारण की योग्यता आदि की कमी पाई जाती है इस अवस्था में, इस बात को याद रखेगा।
कौन सी चीजें कितनी दूर पर है ये नहीं बता पाएंगे, कौन सी चीजें कितनी भारी है। जैसे मान लेते हैं कि बच्चों को 1 किलो का बाट दिया गया, बाट केजी, और इतनी रुई दे दी गई, भले वो 1 किलो नहीं है, लेकिन एक तरह से बच्चा कहेगा कि ज्यादा कौन है, तो बच्चा बताएगा भैया देखिए रुई ज्यादा होगी, एक कम होगी, मतलब ये जो बाट है एक कम है, क्योंकि उसे लगता है कि भैया ये छोटा है। ऊंचाई की बात करते हैं तो इन सब चीजों की बात करते हैं, इन सब चीजों की कमी देखने को मिलती है इस अवस्था में साथियों, इस बात को याद रखेगा। ठीक है, तो ऐसे में अगर आप देखते हैं तो हमने पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के बारे में भी जानने का प्रयास किया। तो ऐसे में अगर आप देखते हैं तो मैंने आप सभी लोगों को बताया कि इस समय बच्चा बहुत ज्यादा सक्रिय भले हो जाता है, उन्नत बहुत हो जाता है, लेकिन कह सकते हैं अभी भी उसके सोचने का तरीका विशिष्ट और सीमित होता है साथियों। इस अवस्था में अगर आप देखते हैं प्रतीकों और भाषा का प्रयोग करने में सक्षम होता है, लेकिन उसमें भी सोचने में कुछ सीमाएं होती हैं साथियों। इस बच्चे की जो सोच होती है वो प्रतीकात्मक सोच होती है साथियों। ठीक है, शब्दों, चित्रों, वस्तुओं का उपयोग करके अपने विचारों को व्यक्त करता है साथियों। ठीक है, जैसे बच्चा एक लकड़ी के चम्मच को अपनी कल्पना में वो गाड़ी मान लिया है साथियों, एक क्या है, एक तरह से प्रतीकात्मक सोच है। और ईगो सेंट्रिज की बात करते हैं या सेल्फ सेंटर्ड की बात करते हैं साथियों, इस समय बच्चा आत्म केंद्रित होता है, अर्थात ये कह सकते हैं कि दूसरों के दृष्टिकोण को नहीं समझ पाता है, उसको लगता है कि जैसा मैं सोच रहा हूं वैसे पूरी दुनिया सोच रही है साथियों। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं वस्तु स्थिरता की बात करते हैं। वस्तु स्थिरता की कमी पाई जाती है साथियों, बिना किसी चीज को देखे वो समझ नहीं पाता, उसकी आकार, मात्रा, वजन को एक तरह से समझ नहीं पाता है साथियों। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल में गिलास को याद रखिएगा, एक चौड़ा गिलास था उसमें पानी रखा गया था, फिर एक पतला गिलास लिया गया उसमें पानी डाल दिया गया, बच्चे को लगा कि पानी ज्यादा है छोटे गिलास में। ठीक है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है, कंजर्वेशन की कमी है साथियों बच्चे में। केंद्रित सोच की बात करते हैं तो किसी चीज के में भले मान लेते हैं किसी चीज में बहुत सारी विशेषताएं भले हैं, लेकिन केवल उसकी एक ही विशेषता पर बच्चा ध्यान देगा तो उसे केंद्रित सोच माना जाएगा। इस समय बच्चों का जो खेल होता है वो रूपक खेल होता है, प्रिंटेड खेल होता है, जैसे कि डॉकिया बनना, डॉक्टर बनना, चोर पुलिस का खेलना। इस समय वास्तविकताओं और कल्पनाओं का मिश्रण देखने को मिलता है। कई बार जिन चीजों को एक तरह से इमेजिनेशन करते हैं उसी को वे वास्तविक मान लेते हैं, उसी को एक तरह से रियल मान लेते हैं साथियों, इस बात को याद रखें। जीववाद देखने मिलता है, अर्थात कह सकते हैं बच्चे सजीव और निर्जीव में अंतर नहीं कर पाते हैं, इस बात को याद रखेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मुद्दा संप्रत्यय में कमी देखने को मिलती है साथियों, इस बात को याद रखिएगा। अब आइए इसके निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। देखिए, कहा जा रहा है कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे अपनी सोच को अधिक लचीलापन और गहराई से विकसित करते हैं, लेकिन उनका मानसिक विकास अभी भी पूरी तरीके से मैच्योर नहीं है, अर्थात परिपक्व नहीं है साथियों। वे प्रतीकात्मक सोच, कल्पना और भाषा का उपयोग करने में सक्षम होते हैं, लेकिन अब भी अपनी सीमाओं और निष्कर्षों को पूरी तरीके से समझने में सक्षम नहीं है। यानी कि कह सकते हैं अभी बच्चे इतने बड़े नहीं हो गए हैं कि किसी चीज के अंतिम, एक तरह से कह सकते हैं अंतिम निष्कर्ष तक या कंक्लूजन तक पहुंच सके साथियों, इस बात को याद रखिएगा। बहुत सारे छात्र होंगे जो देखते देखते भूल गए होंगे कि हम कहां पहुंचे हैं। ठीक है, बिल्कुल भी आप चिंता ना करें, आप जहां पहुंचेंगे मैं आपको बताते चलूंगा। अब बताइए, क्या आप लोगों को मेरी बातें समझ में आई कि नहीं? क्या आप लोगों को यहाँ तक सारी बातें क्लियर है कि नहीं? अगर सारी बातें क्लियर हैं तो तुरंत लाइक करिएगा। देखिए, कई बार छात्रों की कमी यह है कि 2-3 बार लाइक कर देते हैं तो फिर लाइक हट जाता है। एक बार लाइक कर दीजिए, हर बार कमेंट में लिख दीजिए यस सर समझ में आया। ठीक है, और देखते हैं कि लास्ट क्लास के बाद कितने छात्र हैं जो मेरी बातों से सहमत है या सब सारी बातें उन्हें समझ में आई है। चलिए, अब हम बात करते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। 7 से लेकर 11 वर्ष की बात करते हैं। इसे ठोस संक्रियात्मक अवस्था के नाम से भी जाना जाता है, तो याद रखिएगा इसे ठोस संक्रियात्मक अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, मूर्त का मतलब क्या होता है? मूर्त का मतलब ये हो जाता है जो चीजें दिखाई देंगी, जिन्हें टच किया जा सकता है, ठीक है, उसे कहा जाता है मूर्त कहा जाता है साथियों। ठीक है, उसी तरह से मूर्त अमूर्त सोच होती है। मूर्त सोच की बात करते हैं, ठीक है, तो जो चीजें हम टच कर सकते हैं उसके बारे में, या जो चीजें हम देख सकते हैं उसके बारे में हम जब सोचेंगे तो उसे मूर्त सोच कहा जाएगा। ठीक है, और जो चीजें हमें दिखाई नहीं देंगी, जिसे हम नहीं टच कर पाएंगे, वो हमारी कौन सी सोच मानी जाती है? अमूर्त सोच मानी जाती है। तो आइए इसको समझ लेते हैं। इस अवस्था में बच्चा सामने रखी हुई चीजों को देखकर कुछ कुछ कर सकता है,
देखकर ही कुछ कर सकता है या उन पर चिंतन शुरू कर देता है साथियों, इस बात को याद रखिएगा। तो इस अवस्था में क्या होता है कि कोई चीजें उसके सामने रखी हैं तो उसके बारे में सोचेगा कि आखिर ये रखी क्या है, इसका काम क्या होगा, इसका मतलब यूज क्या हो सकता है, ये हमारे काम में कैसे आ सकता है। अब इस समय अगर देखा जाए तो पलटावी, जैसे देखिए पलटावी का मतलब क्या है, पहले पिछली अवस्था में देखा जाए तो पलटावी के गुण विकसित नहीं थे, पलटावी के गुण विकसित नहीं थे पिछली अवस्था में। पहले वो पलट कर जवाब नहीं दे पाता था, पलटावी मतलब होता है पलट कर जवाब देना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर किसी ने कहा कि ए नाम का एक बच्चा है, उससे किसी ने कहा कि बी नाम की जो लड़की है वो तुम्हारी बहन है, तो बच्चा ए नहीं बता पाएगा कि मैं उसका भाई हूं, मैं उसका भाई हूं। एक पलटावी के गुण विकसित नहीं होते हैं साथियों पिछली वाली अवस्था में, लेकिन इस अवस्था में पलटावी के गुण विकसित हो जाते हैं। अब किसी ने कहा कि वो तुम्हारी बहन है, तो बच्चा बता सकेगा कि ये मेरी बहन है साथियों। इस बात को याद रखिएगा, जीन पियाजे महोदय ने हमें समझाया है, तो याद रखेंगे। पलटावी मतलब हो जाता है पलट कर जवाब देना, और एक तरह से कह सकते हैं कि पहले बच्चा पलट कर जवाब नहीं दे पाता है स्टार्टिंग में, लेकिन बाद में वो पलट कर जवाब दे देता है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। जीववाद पहले क्या था, आप जानते थे कि हर चीजों को वो सजीव समझता था, चाहे वो बादल हो, साइकिल हो। लेकिन अब क्या है, बच्चा ये समझने लगा है कि भैया हर चीजें एक तरह से, हर चीजों में जीवन नहीं है, चलने वाली जीवन वो अलग है, वो अलग है, मतलब सजीव और निर्जीव में अंतर जानने लगता है। भार पहले क्या था कि एक तरह से अगर आप देखते हैं तो रुई कम थी लेकिन देखने में ज्यादा लग रहे थे, और एक तरह से अगर आप देखते हैं तो बाट को ज्यादा था, लेकिन बच्चा रुई को ज्यादा बता रहा था। लेकिन अब वो समझ गया है कि बाट ज्यादा हो सकता है, रुई कम हो सकती है, भले देखने में ज्यादा है। ठीक है, संरक्षण पहले वो किसी चीज का कंजर्वेशन नहीं कर पाता था, अब कहीं ना कहीं एक तरह से उसमें कंजर्वेशन आ जाएंगे साथियों। क्रमबद्धता, पहले किसी चीज को एक तरह से अगर आप देखते हैं सीक्वेंस में नहीं लगा पाता था, अब कहीं ना कहीं एक तरह से अगर आप देखते हैं तो सीक्वेंस में लगाने के गुण विकसित हो जाते हैं साथियों, इस बात को याद रखेगा। इस समय बच्चों में भाषा का पूर्ण विकास हो जाता है और बालक अपने पर्यावरण के साथ अनुकूलन करने के अनेक नियम जान जाता है। तो याद रखिएगा कि इस अवस्था में क्या होता है कि पर्यावरण के साथ कैसे एक तरह से एडॉप्टेशन करना है, अनुकूलन करना है, बहुत सारे नियमों को जान जाता है। इस समय उसकी सोच आगमनात्मक तर्क पर आधारित हो जाती है, अर्थात उदाहरण पर तर्क करने लगता है। किसी ने कहा कि भैया पेड़ जरूरी है, तो बच्चा बताएगा, पूछेगा भैया पेड़ क्यों जरूरी है, यानी कि कह सकते हैं उदाहरण पर तर्क करना बच्चा जान जाता है। तो याद रखेंगे, उदाहरण पर तर्क करना बच्चा जान जाता है, इस बात को याद रखेगा। ये देखिए कंजर्वेशन की पहले कमी थी, अब वो चीजें कह सकते हैं कि कंजर्वेशन की कमी हट गई है, अब वो योग्यता आ चुकी है, किसी भी चीज को अपने दिमाग में संरक्षित कर सकता है, देखिए, या किसी चीज को आराम से समझ सकता है। इस अवस्था में बच्चा समझने लगता है कि किसी वस्तु की मात्रा या संख्या या रूप बदलने पर भी वो चीजें अपरिवर्तित नहीं होती है। मतलब किसी चीज की संख्या बदल देना, इधर का उठाकर उधर बदल देना, ठीक है, इसको इधर कर देना, उधर कर देना, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, वो चीजें अपरिवर्तित रहती हैं। जैसे अगर गिलास पानी को एक संकीर्ण गिलास से चौड़े गिलास में डाला जाएगा तो बच्चा जान जाएगा पानी की मात्रा वही है, भले ही गिलास का आकार बदला है। ठीक है, इसी को बोला गया कंजर्वेशन, अर्थात संधारण बोला गया। वर्गीकरण, पहले वो किसी चीज को क्लासिफाइड नहीं कर पाता था, अब बच्चा क्लासिफाइड कर लेगा, अर्थात एक तरह से वर्गीकरण कर लेगा। बच्चे वस्तुओं और घटनाओं को विभिन्न श्रेणियों या समूहों में विभाजित कर सकते हैं, वे समानताओं और भिन्नताओं को पहचान सकते हैं, उन्हें वर्गीकृत करने की सक्षमता आ जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं अनुत्क्रमणीयता की बात करते हैं, रिवर्सिबिलिटी की बात करते हैं साथियों। इसके भी एक तरह से कहीं ना कहीं बच्चों में गुण आ जाते हैं साथियों, इसके भी एक तरह से गुण आ जाते हैं। जैसे कि इस अवस्था में बच्चा यह समझने लगता है कि किसी क्रिया या घटना को उल्टा किया जा सकता है। अगर एक तरह से एक गेंद को दबाकर चपटा किया गया है तो एक तरह से वो बच्चा जान जाता है कि ये जो गोल गेंद है ये दोबारा अपने आकार में आ जाएगा साथियों, इस बात को याद रखिएगा। इस अवस्था में रिवर्सिबिलिटी की गुण आ जाते हैं, अर्थात वो समझ जाता है कि अगर किसी चीज को उल्टा किया गया है तो वो चीजें फिरते वैसे आ जाएंगी, किसी क्रिया या घटना को उल्टा किया जा सकता है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा, यानी किसी को माना गया रिवर्सिबिलिटी माना गया। ध्यान केंद्रिता अर्थात डिसेंट्रलाइजेशन की बात करते हैं। देखिए पहले क्या था कि आप जानते हैं कि एक तरह से बच्चों में केंद्रिता यानी सेंट्रेशन देखने को मिलता था, किसी एक समस्या, किसी एक चीज के मतलब कोई एक चीजें दिख रही हैं तो उसकी एक ही विशेषता को देखता था। अब एक तरह से कोई चीजें उसे मिल रही हैं, जैसे एक गाड़ी मिली,
पहले वो रिमोट के बारे में देख रहा था कि अच्छा ये रिमोट से चलती है, अब वो हर एक विशेषता को देख सकता है और किसी भी समस्या को समाधान करने के लिए उसे अलग अलग चीजों में एक तरह से डिवाइड करते, मतलब उसे अलग अलग उसको सॉल्व करने के लिए अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर सकता है साथियों। इस अवस्था में केवल एक ही पहलू पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय वो कई पहलुओं पर ध्यान केंद्रित कर सकता है, अर्थात समस्याओं को अधिक व्यापक दृष्टिकोण से देख सकता है और बिना केवल एक ही पहलू पर फोकस किए। वही एग्जाम्पल जो मैंने आपको बताया कि बच्चे को एक खिलौना दिया गया, या एक तरह से बच्चे को कह सकते हैं, चलो खिलौना ही दे सकते हैं, तो जैसे बच्चे को कोई खिलौना दिया गया तो बच्चा अब पहले क्या था, वो केवल रिमोट के बारे में सोच रहा था, भैया ये रिमोट से चलती है, सेंट्रेशन वाले गुण थे। अब क्या है, एक तरह से ध्यान केंद्रिता, मतलब डिसेंट्रेशन की बात करते हैं। ज्यादातर अंग्रेजी में याद रखिएगा, कई चीजें अंग्रेजी में जल्दी समझ में आती है। सेंट्रेशन अलग होता है, डिसेंट्रेशन अलग होता है। अब क्या होता है कि जो खिलौना वाली गाड़ी थी वो समझ गया कि भैया इसमें और भी चीजें हैं, ठीक है, इसका कलर ये है, इसको ये चलती है, इसमें इतने पहिया लगे हैं, ये सारी चीजें जान सकता है। उसके बाद अगर आप देखते हैं तो तार्किक सोच, लॉजिकल थिंकिंग विकसित हो जाती है साथियों। अब बच्चे कारण और प्रभाव के संबंधों को समझने में सक्षम होते हैं। वे अपने परिवेश के बारे में तार्किक तरीके से सोचते हैं और समस्याओं को हल करने में अधिक सक्षम होते हैं। देखिए, बहुत सारे छात्र बीच से स्किप करना सोच रहे होंगे, लेकिन स्किप कोई नहीं करेगा, पूरी क्लास को देखेगा तभी उसे सब समझ में आएगा। अगर छोड़ा आप लोगों ने तो कोई मतलब नहीं निकलेगा, सब कुछ आपका बेकार हो जाएगा। उदाहरण के लिए, यदि दो समूहों में से एक समूह बड़ा है तो दूसरा छोटा है, तो यह समझ सकता है कि बच्चा समूहों का आकार परिणाम को प्रभावित करेगा साथियों। तो इस समय बच्चा जानता है कि एक तरह से उसके अंदर तार्किक सोच विकसित हो जाती है। तो याद रखिएगा कि कौन सी अवस्था में बच्चे में तार्किक सोच विकसित हो जाती है, वो साथियों मूर्त अवस्था की बात करते हैं। तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का निष्कर्ष देख लेते हैं। तो निष्कर्षतः कह सकते हैं कि इस अवस्था में बच्चे अपने पर्यावरण को और अधिक संगठित तरीके से समझने लगते हैं, समझने सक्षम होते हैं। यानी कि अब उनका मानसिक विकास काफी ठीक ठाक हो गया। वे तार्किक सोच का उपयोग करते हुए समस्याओं का समाधान करते हैं, लेकिन उनकी सोच अभी भी अमूर्त विचारों तक सीमित नहीं होती है। यानी कि अगर देखा जाए तो वे मूर्त तक, यानी कि जो चीजें दिखाई देती हैं उन पर वे अच्छे से सोच लेते हैं, जो दिखाई नहीं देती हैं उनके बारे में सोचने में अभी भी उतना ज्यादा सक्षम नहीं है, थोड़ा बहुत भले हो सकते हैं। इस अवस्था में अगर देखते हैं तो बच्चों की मानसिक और संज्ञानात्मक क्षमताओं में महत्वपूर्ण विकास देखने को मिलता है और अगले चरण अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था के लिए बच्चा तैयार हो जाता है। आइए अब हम देखते हैं अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था साथियों, या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो याद रखेंगे, इसे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था के नाम से जाना गया है, 11 से 15 वर्ष की बात करते हैं। देखिए, आप लोगों को मेरी बातें समझ में आ रही हैं कि नहीं? अगर आप लोगों को सारी बातें क्लियर हैं तो एक बार जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। आप लोगों ने कई बार पढ़ा होगा, लेकिन हाँ, इस बार जो कुछ भी आप पढ़ रहे हैं और समझ रहे हैं, अब इसके बाद आपको दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं मिलेगी, पड़ेगी। यह जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का चौथा और अंतिम चरण है साथियों, और 11 से 15 वर्ष की आयु के बीच होता है। इस अवस्था में बच्चों की अमूर्त सोच और विश्लेषणात्मक रूप से अगर देखा जाए तो सोच विकसित हो, मतलब एक तरह से अब जो चीजें नहीं दिखाई देती है उसके बारे में भी वाइजेशन कर सकते हैं, किसी चीज के बारे में ज्यादा से ज्यादा एनालिसिस कर सकते हैं, अर्थात कोई प्रॉब्लम है तो उसमें अच्छे तरीके से क्या कर सकते हैं, उस पर एनालिसिस कर सकते हैं। अब केवल मूर्त चीजों और घटनाओं के बारे में नहीं सोचते, बल्कि अमूर्त अवधारणाओं, सिद्धांतों और संभावनाओं के बारे में सोच सकते हैं। इस समय उनकी सोच पूरी तरीके से तार्किक और व्यवस्थित हो जाती है, इस बात को याद रखिएगा। तो ऐसे में अगर देखते हैं तो अमूर्त सोच विकसित हो जाती है साथियों। उदाहरण के लिए भविष्य संभावनाओं और गहरे दार्शनिक नैतिक प्रश्नों पर विचार कर सकते हैं जिनका कोई शारीरिक अस्तित्व नहीं होता, उस पर वे हाइपोथेटिक डिडक्टिव सोच की बात करते हैं साथियों। अब बच्चों में अब ऐसी क्षमता विकसित हो गई कि वे समस्याओं का समाधान केवल अपने अनुभवों के आधार पर ही नहीं, बल्कि तर्क और अनुमान दोनों लगा सकते हैं, हाइपोथेसिस के आधार पर कर सकते हैं। वे विचार करते हैं कि संभावित परिणामों की परिकल्पना करते हैं, फिर उन्हें परीक्षण के आधार पर सत्यापित करते हैं। सिद्धांतों के बारे में सोच बच्चों में विकसित हो जाती है साथियों, ठीक है। इस चरण में अगर आप देखते हैं तो वैज्ञानिक विधि और सिद्धांतों और नियमों के बारे में सोच सकते हैं, वे विचार कर सकते हैं और किसी समस्या के विभिन्न समाधान हो सकते हैं और हर समाधान की जांच कर सकते हैं। उदाहरण के लिए वे किसी गणितीय या भौतिक सिद्धांतों पर विचार कर सकते हैं, उनके अनुप्रयोग को क्या कर सकते हैं साथियों, समझ सकते हैं।
परिस्थितियों का कल्पना कर सकते हैं, अर्थात इमेजिनेशन पॉसिबल आउटकम्स की बात करते हैं। इस अवस्था में बच्चे केवल वर्तमान ही नहीं बल्कि भविष्य को भी सोच सकते हैं, वे कल्पना कर सकते हैं और अगर कुछ किया जाए तो उसके क्या परिणाम हो सकते हैं। कुल मिलाकर उनकी सोच पूरी हाई लेवल तक हो गई है। अब सोचिए बच्चा एक तरह से 10वीं में आ गया है। अब आप समझ सकते हैं कि बच्चा 10वीं में आ गया है, क्योंकि आप जानते हैं कि 13-14 साल में क्या होता है कि 15 साल में बच्चे हाई स्कूल करते हैं। अब सोचिए हाई स्कूल में बच्चा आ गया है तो अब तो सब कुछ जान गया है, ठीक है। अब उसकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी हो जाएगी, अच्छे तरीके से चीजों को कम्युनिकेट कर पाएगा, अच्छे तरीके सब कुछ, कुल मिलाकर सारी चीजें उसके डेवलप हो जाएंगी साथियों। उदाहरण के लिए किसी परिप्रेक्ष्य में यदि ऐसा होता है तो ऐसा हो सकता है जैसा तर्क का उपयोग कर सकता है साथियों बच्चा। आध्यात्मिक और मूल्य की बात करते हैं, आइडियलिज्म एंड मॉरल रीजनिंग की बात करते हैं। इस अवस्था में बच्चे अधिक आदर्शवादी होते हैं, उच्च नैतिक विचारों और सिद्धांतों पर सोच सकते हैं, वे सवाल करने लगते हैं क्या सही है और क्या गलत है, और वे समाज और व्यक्तिगत जिम्मेदारी के बारे में भी अधिक सोचते हैं साथियों। अर्थात बहुत सारी चीजों को आप सोचिए एक बार, बच्चा हाई स्कूल में जब पहुंचा तो सब कुछ उसे पता चल जाएगा, अब उसे क्या ही जानना रह गया है, अब तो कुल मिलाकर सब कुछ जानने लगा है। तार्किक सोच, योजना की बात करते हैं, लॉजिकल स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। अब बच्चों में अब ऐसे तर्क की क्षमता विकसित हो गई है जिससे वे किसी विशेष उद्देश्य को हासिल करने के लिए योजना बना सकते हैं, वे जटिल समस्याओं को सुलझाने के लिए रणनीतिक तरीके से सोच सकते हैं और विभिन्न दृष्टिकोणों को अपनाने की क्षमता विकसित कर सकते हैं साथियों। निष्कर्षतः कह सकते हैं कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में बच्चों की सोच पूरी तरीके से तार्किक और अमूर्त और वैज्ञानिक हो जाती है। अब वे केवल अपने अनुभवों और पर्यावरण पर निर्भर नहीं करते बल्कि वे सिद्धांतों, संभावनाओं के भविष्य के बारे में सोचने में सक्षम हो जाते हैं। इस अवस्था के दौरान बच्चों का मानसिक विकास अधिक उन्नत हो जाता है, वे समाज और अपने आसपास की दुनिया को नई तरीके से समझने लगते हैं साथियों। इस बात को याद रखिएगा। यहाँ पर जीन पियाजे की आलोचना, यहाँ से क्वेश्चन आ गया था पिछली एक बार, ठीक है, इनकी आलोचना की गई। जीन पियाजे ने मानसिक विकास के चरणों के क्रम को अपरिवर्तनशील बताया। देखिए कहने का मतलब ये है कि इन्होंने कहा कि जिस स्टेज में बच्चा होगा उस स्टेज के हिसाब से ही बच्चे का मानसिक विकास होगा, उससे ज्यादा नहीं हो पाएगा, जबकि ऐसा नहीं है। इनके आलोचक ये कहते हैं कि देखो भैया, अगर बच्चों को अच्छा वातावरण दिया गया तो वह अपनी अवस्था की क्षमता से ज्यादा चीजों को सीख सकते हैं। और ये क्या कह रहे हैं कि बच्चा अपनी जिस अवस्था में होगा उस अवस्था से ज्यादा चीजों को नहीं सीख सकता है। तो यहाँ पर उनके आलोचक आते हैं और उन्हें बताते हैं कि देखो, अगर उन्हें बेहतर किसी बच्चे को एनवायरनमेंट दिया गया तो बच्चे अपनी क्षमता या जिस अवस्था में वे हैं उस अवस्था में अपनी क्षमता से ज्यादा चीजों को सीख सकते हैं। एग्जाम्पल में ये है कि बच्चा अगर 0 से 2 वर्ष की अवस्था में, जीन पियाजे कहते हैं सिर्फ इतना ही मान लेते हैं बच्चा सीख पाएगा, इतने तक ही। लेकिन आलोचक कहते हैं अगर सही एनवायरनमेंट दिया जाएगा तो बच्चा यहाँ तक भी जा सकता है, ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है। निज वाक्य से कहा जाता है, जब कोई देखो, जब कोई बच्चा काम करते हुए, खेलते हुए स्वयं से बातचीत या गुनगुनाता है तो उसी को बोला जाता है निज वाक्य। भाषा के संदर्भ में समझ लीजिएगा, भाषा के संदर्भ में इन्होंने कहा है कि बच्चों में पहले एक तरह से विचार आएगी, विचार उत्पन्न होता है और उसके बाद क्या होता है साथियों, भाषा आती है, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। वहीं बारगोस्की महोदय ने कहा कि पहले भाषा फिर विचार उत्पन्न होगी, इस बात को याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। साथियों जैसा कि बात करते हैं, जिस तरह से मैंने आप सभी लोगों को जीन पियाजे के सिद्धांत के बारे में पढ़ाया है, अगर आप लोगों ने भी उसी तरह से पढ़ लिया होगा और सारी चीजों को समझ लिया होगा तो इस बात की मैं गारंटी देता हूं कि किसी भी छात्र को कहीं से लेकर कहीं तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप लोगों को मेरी बातें अच्छी लगी हो या समझाने के तरीके या जो भी चीजें अच्छी लगी हो, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। वैसे तो मैंने बहुत ब्रॉड कर दिया था जीन पियाजे के सिद्धांत को, और मैं सीमित भी कर सकता था, लेकिन मैंने सोचा क्यों ना अभी सीमित करने की आवश्यकता नहीं, अभी आपके पास बहुत समय है। एक बार आप सारी चीजों को अगर विस्तार से समझेंगे तो दोबारा समझने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर आप चीजों को विस्तार से नहीं समझेंगे तो फिर वही बातें हमेशा होती रहेंगी कि अरे यार पढ़ा तो था लेकिन पता नहीं कुछ छूट गया या ये हुआ वो हुआ, ठीक है। तो साथियों आज की क्लास को यहीं पर स्थगित करते हैं। आज मुझे पढ़ाने में बेहद खुशी हुई इस बात की, क्योंकि मैंने आप सभी लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया और आप लोगों को समझ में भी आया, और मुझे नहीं लगता है कि अब आप लोगों को कोई परेशानी होगी। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों, टेक केयर ऑल ऑफ यू। अगली क्लास आएगी बहुत जल्द, आप लोगों को मिलेगी।
वाइगोत्स्की के सिद्धांत, ठीक है।